गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। और NCERT सार बैच की क्लास में अभी 1857 का रिवोल्ट वाला भाग ही चल रहा है और यह सेकेंड पार्ट है। आज यह पार्ट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 या 7 जो भी अपना बनता है उसके साथ आगे बढ़ जाएगा। मैं दिखाता हूँ कि इसके बाद का चैप्टर कौन सा होगा। रोज़ मैं दिखाता हूँ ताकि आप पहले से पढ़ करके रखें। एक शर्त होती है क्लास की कि आप पहले से एक बार रिवीजन करके रखें। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार बुक को भी आपको ज़रूर रीडिंग कर लेना चाहिए। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीडिंग जरूर डालना चाहिए। ये अच्छी आदत है और अच्छी आदत हमेशा आपके लिए फलदायी होगा। कि 1857 के रिवोल्ट का यह दूसरा भाग होगा और यह जहाँ पर हम खड़े हैं ये है आपका चैप्टर नंबर 6। जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसका चैप्टर नंबर 6 है 1857 का रिवोल्ट। और इसके बाद आज ही या तो शुरू करेंगे 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन जो चैप्टर नंबर 7 का भाग होगा। तो यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे और धीरे 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 चैप्टर समाप्त हो रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है या इसमें थोड़ा सा टाइम हमें कम लगेगा क्योंकि ब्रिटिश शासन के आर्थिक विकास को हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो हो सकता है कि कुछ नई नीतियाँ इसके साथ रही है वो देखना पड़ेगा। और आर्थिक प्रभाव चूंकि हमने पहले पढ़ लिया है तो यहाँ पर हमें संक्षेप में निकल जाना पड़ेगा। लेकिन 1857 का एक अलग ही 58 वाला एक अलग ही चैप्टर है। उसमें बहुत सारे प्रशासनिक डेवलपमेंट को दिखाया गया है। इसको यहाँ पर देखना जरूरी होगा। लेकिन शुरुआत करेंगे 1857 के रिवोल्ट के साथ। एक बार मैं चैट देखूंगा, अगर कोई समस्या होती है पहले उन्हीं को बताएंगे। अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले आप वही बताएंगे। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को प्रणाम। और रिवीजन करके आए हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। आसिया गुप्ता ने रिवीजन कर लिया है और ये एक सही प्रक्रिया है। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको सारी बातें एज इट इज़ समझ में आती है। 1857 का महाविद्रोह अगर देखें, का विद्रोह कैसा है जरा इसको समझते हैं। हम लोगों ने देखा था कि 1857 का विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ, क्योंकि बहुत सारे मतलब भारत के जितने भी वर्ग थे समाज के, राजनीति के, सेना के, सभी असंतुष्ट थे। और हमने एक वर्गीय विभाजन देखा था कि सेना क्यों संतुष्ट है या देसी रजवाड़ी वाले कुछ राजा क्यों संतुष्ट नहीं है, जमींदार क्यों असंतुष्ट है, सामान्य व्यक्ति क्यों असंतुष्ट है, किसान क्यों असंतुष्ट है। सबके बारे में एक सिलसिलेवार हमने व्याख्या की थी। अब जरा देखते हैं कि विद्रोह का विस्तार कैसे होता है। यह भी देखा था कि तत्कालिक कारण क्या रहा है और एक जो मुख्य कारण हमने देखा था कि सैनिकों में विद्रोह की प्रवृत्ति होती भी है। और भारत में 1764 से ही लेकर के अब तक कई बार सैनिकों के विद्रोह हो चुके थे। लेकिन पहले के विद्रोह केवल सैनिकों के विद्रोह होते थे। इस बार का विद्रोह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे अन्य तत्व भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए यह हमारे लिए विशेष बन जाता है विद्रोह। और इसे हम यह नहीं मानते हैं कि खाली एक वर्ग का असंतोष है, बल्कि सभी वर्ग संगठित होते हैं जो एक विदेशी तत्व है ब्रिटिश, उसको बाहर निकालने के लिए। तो अब अगर देखें कि विद्रोह का विस्तार कैसे होता है तो उसमें हमें कुछ स्थल और कुछ नेताओं की चर्चा करनी होगी। पूरा डिटेल्स जैसा कि हम लोग एडवांस में पढ़ते हैं उतना तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट के लेवल पर इतना दिया हुआ है कि आप आसानी से इन सभी बातों को समझ सकते हैं। यहाँ हेडिंग ले लेंगे विद्रोह का विस्तार। विद्रोह का विस्तार एक इसका सब हेडिंग हो जाएगा कि जो 1857 है उसके विद्रोह का विस्तार किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से यह विद्रोह आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है बच्चे, तो यहां देखेंगे कि यह विद्रोह जो विस्तार होता है वह किस प्रकार से होता है। तो यहां पर एक समस्या आती है कि 1857 का महाविद्रोह महाविद्रोह स्वतः स्फूर्त था। स्वतः स्फूर्त यानी मतलब होता है कि अपने आप उत्पन्न हो जाना। स्वतः स्फूर्त था अथवा किसी संगठित साजिश का नतीजा था। किसी संगठित साजिश का नतीजा था। साजिश का नतीजा था, इस पर विद्वान एक मत नहीं है। नतीजा था, इस पर विद्वान एक मत नहीं है। विद्वान क्या है? एक मत नहीं, एक मत नहीं।
एक मत नहीं है। वस्तुतः विद्रोह के संदर्भ में दस्तावेज का अभाव दिखता है। संदर्भ में दस्तावेजों का अभाव दिखता है, क्योंकि विद्रोही क्या करते थे कि पकड़ने के डर से अपने दस्तावेजों को जला देते थे। अब देखिए, दोनों अवधारणा को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम यह कहते हैं कि किसी संगठित विद्रोह का परिणाम है, यानी संगठित सोच हम लेकर के चलते हैं, एक प्रकार से पहले से प्लान करके चलते हैं कि ब्रिटिशों के खिलाफ हमें संघर्ष करना है या विद्रोह करना है, तो उसकी प्रकृति फिर अलग हो जाएगी। तब हम भारतीयों के एक षड्यंत्रकारी मान सकते हैं कि भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ षड्यंत्र किया। लेकिन अगर यह हम मानते हैं कि यह स्वतः स्फूर्त विद्रोह था, तो इसके साथ यह मानना पड़ेगा कि जो शोषणकारी प्रवृत्ति थी ये इतनी चरम पर पहुंची गई थी कि समाज के हर वर्ग विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। हम यह तो वैसे भी नहीं मानते हैं कि 1857 का विद्रोह एक संगठित विद्रोह था। हमें यही मानना पड़ता है कि 1857 का विद्रोह स्वतः स्फूर्त था। विद्वानों के मध्य भी मतभेद इसलिए होता है क्योंकि कोई दस्तावेज हमें साबित करने के लिए नहीं है कि यह एक संगठित विद्रोह था या अनायास ही प्रारंभ हो गया था। जो संगठित विद्रोह बताते हैं वो एक तर्क देते हैं, जैसे मान लो कि विद्रोह जो चला वो एक दिन में तो समाप्त नहीं हुआ। विद्रोह लगभग साल 1.5 साल तक यह चलता रहता है अलग अलग केंद्रों पर। तो माना जाता है कि जो जनसंपर्क होता था कि आपस में जो गांव के गांव या विभिन्न टोलों के बीच में जो संपर्क होता था विद्रोहियों का, वह हथियारों के माध्यम से नहीं होता था, बल्कि रोटी चपाती जो होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, या फिर एक लाल कमल था, लाल फूल का एक संकेत था जिसके माध्यम से हम संकेत पहुंचाते थे कि क्या करना है। बहुत कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो यह बताते हैं विद्वान कि यह एक संगठित विद्रोह था, वह 2 उदाहरण देते हैं कि चपाती यानी जो रोटी होता है उसका वितरण किया जाता था और लाल फूल यानी लाल कमल का हम वितरण करते थे। तो यह प्रतीक होता था संगठित होने का। तो अगर ऐसे संगठन थे कि जो इस प्रकार के प्रतीक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्यों ना माने कि यह संगठित विद्रोह है। लेकिन इस पर एक आपत्ति जतानी पड़ेगी कि विद्रोह कोई एक दिन में या 10 दिन में समाप्त नहीं हुआ था। जब सालों साल विद्रोह चल रहा होता है और ब्रिटिशों के दमन का डर रहता है, तो अपने को छुप छुपा करके काम करना होगा। और उसके दौरान अगर कोई प्रवृत्ति विकसित हो गई होगी, तो इसको यह नहीं कह सकते हैं कि यह प्रवृत्ति प्रारंभ से ही रही होगी। कोई भी दस्तावेज हमारे पास स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं। जो भी दस्तावेज हैं वो ब्रिटिश शासन के दस्तावेज हैं जो उसने अपने पत्राचार के माध्यम से व्यक्त किया है। और स्वाभाविक है कि जब ब्रिटिश दस्तावेज होगा तो यही साबित करने की कोशिश करेगा कि यह एक संगठित विद्रोह है, जबकि हम लोग मानते हैं कि यह एक असंगठित विद्रोह था और यहाँ पर स्वतः स्फूर्त तरीके से जनता विद्रोह के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि वह शोषण का दंश बहुत अधिक झेल चुकी थी। आशा करता हूँ कि ये बात आपने समझी होगी। 1857 का विद्रोह स्वतः स्फूर्त था अथवा किसी संगठित साजिश का नतीजा था, इस पर विद्वान एक मत नहीं है। वस्तुतः विद्रोह के संदर्भ में दस्तावेज का अभाव होता है। ब्रिटिश दस्तावेज में क्या कहा गया है? ब्रिटिश दस्तावेज में इसे दस्तावेजों में इस विद्रोह को संगठित विद्रोह कहा गया है। को संगठित विद्रोह कहा गया है और इसके लिए संगठित विद्रोह बतलाया गया है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विचार दिया है, बतलाया है। यहां पर चपाती तथा कमल के फूल के वितरण को उदाहरण बनाया गया। चपाती तथा कमल के फूलों के वितरण को क्या बनाया गया है? तो आधार बनाया गया है। कहा गया है कि ऐसा क्या किया जा रहा था जिससे मान के चलते हैं कि यह षड्यंत्र किया जा रहा है एक संगठन बना करके, जबकि हकीकत में ऐसा हम नहीं मान सकते। प्रारंभ कब होता है? तो जो प्रारंभ होता है वह स्पष्ट रूप से यह विद्रोह प्रारंभ होता है 10 मई 1857। 10 मई 1857 है। कहां पर प्रारंभ होता है? मेरठ में प्रारंभ होता है। हालांकि इससे पहले
पहले मंगल सिंह नहीं, मंगल पांडे है। इससे पहले मंगल पांडे द्वारा एक विद्रोह प्रारंभ किया गया था। इससे पहले बैरकपुर छावनी में बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में होगा। वहां पर मंगल पांडे जी हुआ करते थे। उन्होंने एक प्रकार से ऐसे लिखेंगे, हालांकि इससे पहले बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में है। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडेय ने 29 मार्च 1857 को ही चर्बी वाले कारतूस को लेकर विद्रोह किया था। हालांकि इन्हें फांसी दे दी गई थी। कारतूस को लेकर विद्रोह किया था, लेकिन क्या दे दिया किया था? लेकिन इन्हें फांसी दे दी गई थी। बहुत दिनों तक ये बातें हमें समझ ही नहीं आती थी कि जब ये बात 29 मार्च यानी 29 मार्च 1857 को ही प्रारंभ हो चुका था मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे को इतिहास में विशेष तौर पर पढ़ाया भी जाता है कि मंगल पांडे ने ही 1857 का जो प्रथम सिपाही होगा जिसने विद्रोह किया, वो मंगल पांडे है। अपने जो कमांडर है उसकी हत्या भी की थी। हालांकि उनको तोपों से बांध करके उड़ा दिया गया, यानी उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि 1857 का विद्रोह 29 मार्च को प्रारंभ हुआ था। 29 मार्च को जो हुआ था वह इंडिविजुअल प्रयास था बंगाल के क्षेत्र में, और उसे दबा दिया गया था। वहाँ से फिर बंगाल में जब सैनिकों की हत्या की गई या सैनिकों को मृत्युदंड दे दिया गया, तो बंगाल में तत्कालीन तौर पर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। सैनिकों में असंतोष तो रहा, लेकिन वह असंतोष उभर करके जो सामने आता है, और वह आता है मेरठ में। और मेरठ में जब इस टाइप के कार्य करने की कोशिश की गई, जैसे कि मंगल पांडे को हम देखते हैं कि फांसी पर चढ़ा दिया गया, ऐसा कार्य करने की कोशिश की गई, तो सभी सैनिक जो भी भारतीय थे मेरठ छावनी में, वो संगठित हो जाते हैं। और संगठित करके उन्होंने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। और विद्रोह ही नहीं किया, बल्कि जितने हथियार थे उसको लूटा, और वो सिर्फ दिल्ली के तरफ, वहाँ से दिल्ली नज़दीक पड़ता है, मुश्किल से 32 मील के आसपास का था, 36 मील के आसपास, तो दिल्ली की तरफ वो कूच कर जाते हैं और दिल्ली में वो प्रवेश कर जाते हैं। तब माना जाएगा कि यह विद्रोह की शुरुआत हुई। तो विद्रोह की शुरुआत कब मानी जाएगी? 10 मई को मानी जाएगी, इससे पहले नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो 10 मई 57 है। हालांकि इससे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 57 को ही चरबी वाले कारतूस को लेकर विद्रोह कर दिया था। आगे हम क्या देखते हैं कि मेरठ के सिपाही कहां पहुंच जाते हैं? मेरठ के सिपाही कहां पहुंचते हैं? मेरठ के विद्रोही सैनिक, कर दीजिए, विद्रोही सैनिक पहुंचते हैं कहां पर? 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं। वो दिल्ली पहुंचे जहां इन्होंने लाल किला में प्रवेश कर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। अब इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ था। जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, वह अभी बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसके पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है। ब्रिटिशों के द्वारा पेंशन पाता है, उसी पर उसका काम चल रहा है। उसके पास कोई ताकत भी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत ताकत जुटी, कोई सेना उसके पास है नहीं, अगर थोड़ी बहुत सेना वह जुटा पाया, तो एक बखत का हुआ करते थे बरेली के उनके मीर बख्शी के हैं, मतलब पद तो था मीर बख्शी का, लेकिन मीर बख्शी जैसा कोई काम अब बचा नहीं था। तो वक़्त था कि अपनी आर्मी हुआ करते थे,
तो जो भी बहादुर शाह को सपोर्ट मिला अपनी आर्मी का, वह असल में बखत खां के द्वारा ही सपोर्ट दिया गया था। अपनी आर्मी बहादुर शाह जफर को नहीं थी, क्योंकि वह तो पेंशन याफ्ता है और जो कर्मचारी हैं उनके वही उनके पास है। आर्मी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बादशाह अब मुगलों ब्रिटिशों के संरक्षण में है। तो यहाँ पर ये लोग जबरदस्ती पहुंच जाते हैं और पर्याप्त विचार विमर्श करने का मौका भी बादशाह को नहीं देते हैं कि भला मैं भारत का बादशाह कैसे बनूंगा। अगर स्थिति देखी जाए तो जितने भी देसी रजवाड़े थे सभी स्वतंत्र हो चुके थे। अवध खुद भी स्वतंत्र है, जो सबसे नियरेस्ट होगा। बंगाल पर ब्रिटिशों का अधिकार हो चुका है। आप दक्षिण में देखेंगे, हैदराबाद है, कर्नाटक है, मराठों का क्षेत्र है, सब पर ब्रिटिशों का अधिकार हो गया है। अब बचा क्या, कितना राज्य बचा जो जिस पर कि आप कह देंगे कि भारत का बादशाह है। लेकिन भारत के बादशाह को कहने का एक प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि जो भी पुराने सहयोगी थे मुगल वंश के, जिन्होंने कि अपनी पृथक सत्ता स्थापित कर ली थी, वो फिर मुगल शासन को स्थापित करने के लिए रहेंगे, यानी एक एकता का भाव महसूस करेंगे। अभी देखिए बहुत बड़ा निर्णय यह था। अगर इसके प्रभाव को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग जो है ना, आधुनिक जो राजनेता है उसकी तरफ सोच रहे हैं। स्पष्ट है कि अगर सभी क्षेत्र अलग अलग हो चुका है तो सभी क्षेत्र किसके लिए लड़ेंगे, कहां से ब्रिटिशों को भारत निकालना, भारत से ब्रिटिशों को निकाल के कहां भेजेंगे। तो कोई केंद्रीय सत्ता तो होनी चाहिए, और केंद्रीय सत्ता हम किसी प्रांतीय लोगों को तो नहीं बना सकते। इसके लिए मुगल बादशाह ही सबसे उपयुक्त था। मुगल बादशाह यह घोषित कर दे कि अब हम फिर से मुगल बादशाह बनेंगे, यानी भारत का बादशाह बनेंगे। तो जो छोटे छोटे प्रांतीय शासक हैं, जैसे मान लो कि अवध का क्षेत्र हो जाएगा, वह बादशाह को सपोर्ट करेगा अपनी सेना से या संसाधन से। जैसे आप नाना साहब को देखेंगे कानपुर में, उन्होंने घोषित कर दिया कि मैं पेशवा हूँ, और मैं पेशवा किसका हूँ, मुगल बादशाह का पेशवा हूँ। सब कुछ प्रतीकात्मक है। बस एक यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है कि एक केंद्रीय सत्ता को हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि प्रांतीय जो सत्ताएं हैं वो एक छत्र में आ जाए, यानी एक सेना के अंदर आ जाए। ये बहुत अच्छी सोच मानी जाएगी, एकदम से कहें तो आधुनिक सोच मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुगल बादशाह उस लायक नहीं है, वह लीड कर पाए। उनकी तरफ से बखत खां के द्वारा लीड किया जा रहा है, लेकिन संभावना तुरंत तो नहीं बनती है कि सभी तुरंत मुगल बादशाह के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि पर्सनल ईगो भी तो होता है ना। सभी का पर्सनल ईगो है, तो कुछ लोगों ने तो स्वीकार किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी फिर से मुगल बादशाह के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए ये अपील बहुत कारगर नहीं हुई। लेकिन इस अपील का एक परिणाम हुआ कि विद्रोह का विस्तार विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों पर हो जाता है। ये बातें यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही कि मेरठ के विद्रोही सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने लाल किले में प्रवेश कर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। भारत का बादशाह घोषित कर दिया। और यहीं पर हम क्या देखते हैं कि इस वजह से हम क्या देखते हैं, हाँ, रास्ता निकाल रहे थे। इस वजह से यह इस घोषणा के साथ ही यह विद्रोह अखिल भारतीय हो गया। घोषणा के साथ ही यह विद्रोह क्या हो जाता है, यह विद्रोह अखिल भारतीय विद्रोह का रूप ग्रहण करने लगा। विद्रोह का रूप ग्रहण करने लगा। इसी दौरान हम क्या देखते हैं, इसी दौरान मुगल बादशाह के अधीन एक महासंघ बनाने की भी चर्चा प्रारंभ हुई। मुगल बादशाह के अधीन एक महासंघ बनाने की भी चर्चा चली। महासंघ बनाने की भी चर्चा प्रारंभ हुई, की चर्चा प्रारंभ होती है कि क्यों ना हम सब लोग मुगल बादशाह के अधीन लड़ाई करें। इससे क्या होगा, एक एकता का भाव उत्पन्न होगा, सभी क्षेत्र के लोगों के मध्य एकता का भाव होगा। हमने क्या देखा कि इसमें लगभग जितने भी सेना थे, भागीदारी किसकी रही, प्रारंभ हुई। भागीदारी जो रही वह रही कि बंगाल की समूची सेना, बंगाल क्षेत्र की समूची भारतीय सेना इस विद्रोह में भाग लेती है। समूची भारतीय सेना ने विद्रोह किया था। सेना इस विद्रोह में शामिल हुई थी, लगभग 1 लाख से ज्यादा है सेना
इस विद्रोह में शामिल हुई। इसके अलावा शामिल हुई, इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, अवध, मध्य प्रांत आदि की भी सेना की आदि के भी सैनिक विद्रोह में शामिल हुए, सैनिक विद्रोह में शामिल होते, विद्रोह में शामिल हुए। फिर हम देखते हैं कि जो ग्वालियर के सिंधिया हैं, फिर हम देखेंगे होलकर आदि राज समर्थक बने रहे। राज समर्थक यानी ब्रिटिश समर्थक, इसका मतलब होगा ब्रिटिश समर्थक बने रहे, लेकिन इसकी या इनकी सेना के कुछ हिस्सों ने विद्रोहियों का साथ दिया। कुछ हिस्सों ने विद्रोहियों का साथ दिया। कुछ हिस्सों ने विद्रोहियों का साथ दिया, यानी राज समर्थक बने रहे, ब्रिटिश राज के समर्थक बने रहे, लेकिन इसके कुछ हिस्से ने, इसकी सेना ने विद्रोह करके विद्रोहियों का साथ दे दिया। यह भी एक अच्छी प्रक्रिया है। भागीदारी देखें, बंगाल क्षेत्र की समूची भारतीय सेना इस विद्रोह में शामिल हुई। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, अवध, मध्य प्रदेश आदि के भी सैनिक विद्रोह में शामिल होते हैं। सिंधिया जो ग्वालियर है, होलकर जो इंदौर है आदि राज्य जो है राज समर्थक बने रहे, लेकिन इसकी सेना के कुछ टुकड़ी ने विद्रोह करके विद्रोहियों का साथ देना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, यह देसी रियासत है। अगर आप ग्वालियर को देखें, सिंधिया के रियासत को देखें, या इंदौर का होलकर देखें, यह सब क्या है? देसी रियासत है। अब देसी रियासतों में जो सैनिक है उसकी स्वामी भक्ति तो नियम से अपने राजा के प्रति होनी चाहिए, या फिर इनके साथ सहायक संधि की गई है ब्रिटिशों के द्वारा, तो इनका समर्थन ब्रिटिशों को मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशों के अधीन, ब्रिटिश कमांडर के अधीन देसी रियासतों की सेना है जिसने सहायक संधि किया है। लेकिन इसके बावजूद वह भावना कि मैं यानी वो सेना और भारत की जो अन्य सेना है, विद्रोही सेना, दोनों एक है, दोनों अगर भाईचारे के भाव को महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं हवा में तो गूंज रही है। नहीं तो दूसरे राज्य की सेना दूसरे के लिए क्यों मरने खपने के लिए आगे आएगी? कुछ तो आंतरिक एकता जरूर महसूस किया गया होगा ना। नहीं तो अंग्रेजों का साथ देना ज्यादा आसान था, क्योंकि अंग्रेजों से ही उन्हें सैलरी मिलती थी। इसके बावजूद क्यों आ रहे? क्योंकि वही भेदभाव की नीति, चाहे वो देसी रियासत के अधीन की सेना हो या ब्रिटिश सेना हो, सबने समान रूप से महसूस किया था। तो वहां पर भारतीय एक होने की अपेक्षा रख रहे हैं, और इन सेना ने, यानी दूसरी सेना ने, जिसका कि विद्रोह से कोई लेना देना नहीं था, उसने भी विद्रोहियों का साथ दिया, उनके हाथों को मजबूती प्रदान की, उसने भी यहां पर मजबूती प्रदान कर दी। फिर हम क्या देखते हैं, यहां पर जो सैनिक थे वो आ जाते हैं। सिंधिया और होलकर को भारत का साथ देना चाहिए, ब्रिटिश का साथ क्यों दिया? मंदाकिनी दुबे, क्यों साथ देना चाहिए भारत का? नहीं समझ पाए। यहां पर बहस नहीं करेंगे ना, भारत का क्यों साथ देना चाहिए। क्या भारत जैसा कोई कॉन्सेप्ट उस समय है? नहीं है ना। जिससे उसको फायदा होगा उसका साथ देगा ना। तो भारत का साथ क्यों देना चाहिए? अभी आपको लग रहा है कि ग्वालियर भारत में है तो भारत को साथ देना चाहिए। उस समय कोई इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ था। अभी मैंने तुरंत व्याख्या की है, तो आशा करता हूं कि आपने समझ लिया हो। देसी रजवाड़े जो होते हैं उनको तो जहां से मिलेगा फायदा वहां वो जुड़ेगा। जैसे आप आगे देखिएगा कि रानी झांसी लक्ष्मीबाई है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, जब उन्होंने विद्रोह किया तो ग्वालियर के सिंधिया थे, उसके बहुत सारे सैनिक आकर के मिल जाते हैं रानी झांसी के सेना में। और जब देखा कि शायद ग्वालियर का ही पतन हो जाएगा, तो ग्वालियर के जो शासक थे वो भाग करके आगरा में आके छुप गए। ग्वालियर से आगरा बगल में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो आगरा में आकर के ब्रिटिशों के संरक्षण में आकर के ग्वालियर में छुप गए कि भाई मुझे बचा लो, नहीं तो विद्रोही शायद मुझे ही मौत के घाट उतार दे। तो उन शासकों को ब्रिटिशों से फायदा हो रहा था। कोई अभी तरह से राष्ट्रवाद की अवधारणा तो थी नहीं,
लेकिन कुछ हद तक निम्न वर्गीय जो व्यक्ति है, निचले तबके के व्यक्ति है, निचले का मतलब है आर्थिक रूप से निचले तबके का, वह राष्ट्रवाद की झलक महसूस कर रहा था। ये बातें हमने अभी डिस्क्राइब की। सिंधिया होलकर राज समर्थक बने रहे, लेकिन इनकी सेना के कुछ हिस्सों ने क्या कहा, कुछ हिस्सों ने यहां पर साथ दे दिया है। देसी, प्रायः देसी रजवाड़े क्या होते हैं, विद्रोहियों का साथ दिया। प्रायः देसी रजवाड़े, प्रायः देसी राजवाड़े, राजवाड़े का मतलब क्या होता है, राज का मतलब राजा है और बारे का मतलब घर होता है, यानी राजा का घर, यानी राजा का जो खानदान है वह जनरली किसके समर्थक बने रहे, ब्रिटिश राज्य के समर्थक बने रहे। प्रायः देसी राजवाड़े, स्थापित जमींदार तथा प्रबुद्ध वर्ग इस आंदोलन से बाहर रहे, या इस आंदोलन में या इस विद्रोह में ब्रिटिशों के साथ रहे, इस विद्रोह में ब्रिटिशों के साथ रहे। कोई बच्चा आज की क्लास में था, विद्रोह में ब्रिटिशों के साथ रहे, ब्रिटिशों के साथ रहे। आज जो सुबह मैंने टेस्ट लिया था, क्या उसमें कोई बच्चा था, क्योंकि वहां से हमें एक प्रश्न बनाने का मौका मिल जाता है। जो मैंने अभी लाइन लिखा, यहीं से वह प्रश्न बनेगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट वाइज प्रश्न बनते हैं वो एनसीईआरटी से बाहर एक भी नहीं है। बस आपका दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए, आपको प्रश्न पकड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अभी मैंने यहां पर लिखा, एक लाइन लिखा कि प्रायः देसी रजवाड़े, स्थापित जमींदार, प्रबुद्ध वर्ग इस विद्रोह से या इस विद्रोह में ब्रिटिशों के साथ बने रहे। तो अगर इसी के ऊपर एक प्रश्न बना दिया जाएगा, जैसे मैं यहां पर एक प्रश्न बनाता हूं, क्वेश्चन है कि 1857 के महाविद्रोह में किसने विद्रोही सैनिकों का साथ नहीं दिया, किसने विद्रोही सैनिकों का साथ नहीं दिया था, सैनिकों का साथ नहीं दिया था। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे, कम से कम 60% बच्चे अभी जो जितने क्लास में हैं वो सही जवाब दे पाएंगे। ध्यान से क्लास क्वेश्चन को देख लेंगे, इसी पर से क्वेश्चन आपका बनेगा, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भी बनेगा, तो यहीं से बनेगा। किसने साथ नहीं दिया था, पहला हो जाएगा किसान, दूसरा हो जाएगा दस्तकार, तीसरा जो हो जाएगा वह होगा स्थापित राजा, स्थापित जमींदार, चौथा हो जाएगा आपका विस्थापित जमींदार, और क्या होगा, किसान होगा, दस्तकार हो जाएगा, स्थापित जमींदार होगा, विस्थापित जमींदार होगा, पांचवा हो जाएगा बुद्धिजीवी वर्ग, और छठा हो जाएगा यहां पर देसी राजवाड़े। किसने साथ नहीं दिया, किसने साथ, कौन साथ रहे, क्या कह रहा है कि 1857 के महाविद्रोह में किसने विद्रोही सैनिकों का साथ नहीं दिया था। तो लेंगे ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, बी होगा 1 2 3 4 5, सी होगा 2 3 4 5 6, और डी होगा आपका हो जाएगा 3। यहां पर हमने क्या लिखा, 3 लिखा, क्या हो जाएगा, विकल्प बना लेते हैं। यहां पर होगा 3 5 एंड 6। क्या इसका सही होगा, किसने साथ नहीं दिया 1857 के महाविद्रोह में, किसने विद्रोही सैनिकों का साथ नहीं दिया, किसान, दस्तकार, स्थापित जमींदार, विस्थापित जमींदार, बुद्धिजीवी वर्ग, देसी रजवाड़े, किसने साथ नहीं दिया था। तो मैं यहां पर टिक लगाता हूं, इसका मतलब है कि मैं यहां पर विकल्प आपको ऑप्शन के रूप में डालूंगा। जो पोल वाला है वो सेक्शन आपका रहेगा, पोल वाले के साथ में डालूंगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर एक पोल लगाते हैं आपके लिए, और वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, मंदाकिनी।
लगाएंगे, ऑप्शन लगा दिया है, यहाँ पर आपको बताना है, आंसर देना है। अभी तक तो 100% ही बच्चों ने सही जवाब दिया है, 84% आ गया। ए और सी वाले भी बच्चे हैं। जिन बच्चों का गलत हो रहा है वो चाहे तो मुझसे संपर्क करेंगे। कारण है ये क्वेश्चन गलत होने वाला तो है नहीं, यह क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, गलत होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी देख रहे हैं 7% ए बी सी डी में आ रहा है। 60% का मैंने कट ऑफ रखा हुआ है कि 60% होना चाहिए। तो अभी तक जो आ रहा है आंसर वो 74% के आसपास है। बी का मतलब है 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि आपको जो बच्चे ये हैं जिन्होंने ऑप्शन बी वगैरह दिया है, इसका मतलब जैसे सी है अनामिका दुबे, तो आप मुझे संपर्क करेंगे। मतलब अगर चाहे तो टेलीग्राम पर पूछेंगे कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं, जबकि आपने हम देखा कि यहाँ सीधा लिखा हुआ है ऊपर में, उसी से क्वेश्चन आपके बनने थे, क्यों नहीं आपने दिया। लगभग 71% बच्चों ने सही उत्तर दिया है, तो मैंने 60% की अपेक्षा रखी थी। यहां जब लिखा हुआ है तो ये इसी से हमें क्या करना है। अभी हो सकता है कि उस एग्जाम को जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उसको पकड़ने का अभी बुद्धिबोध विकसित नहीं हुआ होगा। जब हम पढ़ाई करते हैं तो दिमाग में एक फ्रेम चलता है कि कैसे प्रश्न यहां पर बनेगा, क्यों पढ़ रहे, ये सवाल मन में उत्पन्न होता है, पढ़ क्यों रहे। पढ़ इसलिए रहे कि कंपटीशन में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो कंपटीशन में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, फिर मन आपसे सवाल करेगा। तो जब मन आपसे सवाल करेगा कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो फिर आप उसका उत्तर देंगे कि भाई कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखते हैं, अच्छा इस प्रकार से बना है। फिर दिमाग डाइवर्ट होगा कि अच्छा ऐसा प्रश्न बनता है, तो इस प्रकार के अगर प्रश्न बनते हैं तो उसमें क्या उत्तर हमें देना चाहिए। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर डी होगा 3 5 6। किसानों ने भागीदारी निभाई, दस्तकार ने निभाई। जो स्थापित जमींदार थे वह नहीं, स्थापित जमींदार क्या रहे, सरकार के साथ रहे। और विस्थापित जमींदार का मतलब है जिस जमींदार को उसके जमींदारी से हटा दिया गया। तो विस्थापित जमींदार तो नहीं, विस्थापित जमींदार विद्रोहियों के साथ आ जाएंगे। जो विस्थापित राजा है वो साथ में आ जाएगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह बिल्कुल साथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे विद्रोह को कभी समर्थन ही नहीं देगा। जो देसी राजे रजवाड़े थे वह ब्रिटिशों के समर्थक बने रहे। पूछा जा रहा है कि किसने साथ नहीं दिया था। जो स्थापित जमींदार है वह साथ नहीं देगा, यहां लिखा हुआ है। जो देसी राजे रजवाड़े हैं यहां पर लिखा है ये साथ नहीं देगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह साथ नहीं देगा, और यहां पर बुद्धिजीवी वर्ग के स्थान पर लिखा हुआ है प्रबुद्ध वर्ग। अगर आप शब्द को नहीं जोड़ पाते कि बुद्धिजीवी वर्ग और प्रबुद्ध वर्ग, प्रबुद्ध भी क्या होता है, जो बहुत अच्छी बुद्धि वाला वर्ग, दोनों का भाव एक ही है। तो अगर शब्द ही समझ में नहीं आया तो फिर तो भाई थोड़ा सा आपको किताब वगैरह पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है। शिवम ने कहा आज तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए, अच्छा गलती से गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे थे। आप कोई भी तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी में इतना दम है ना, तो आपको हर एग्जाम में खींच करके ले जाएगा, इंजन के समान ये है। इसलिए हम धीरे धीरे इसको बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें। एक बार में नहीं होता है, 10 बार पढ़ें। प्राय देसी रजवाड़े, स्थापित जमींदार और प्रबुद्ध वर्ग इस विद्रोह में ब्रिटिशों के साथ रहे, और जो प्रश्न बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ऐसा डेमो देते हैं ताकि आप एक्टिव हो पाए। अच्छा प्रश्न ऐसे बन सकता है, आप सोचो और कुछ रहे थे, आप पढ़े जा रहे, लेकिन प्रश्न पूछने की प्रकृति के साथ आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है गोरक्षनाथ पांडे, देख लिया आपने, बहुत बार डी लिख दिया है। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक तरह से बड़े क्षेत्र में यहां पर फैलता है। यहां पर देखेंगे सामान्य जनता क्या रही, सामान्य जनता ने विद्रोहियों का साथ दिया, तथा अपने घरेलू हथियार की मदद से ही, हथियारों की मदद से ही इसको चुनौती दी, ब्रिटिशों को चुनौती दे डाली, और जो विद्रोही सैनिकों ने किसका प्रयोग किया, सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का ही प्रयोग किया। अब यहां पर
चर्बी वाले कारतूस का जो उदाहरण है वह समाप्त हो चुका है। चर्बी वाला कारतूस अब रहा ही नहीं पृष्ठभूमि। पहले सैनिकों ने कहा था कि भैया हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन अब जब अपने आन बान शान को बचाने की बात आई तो उन्होंने अपने धर्म को परे रख दिया। अब उन्होंने यही चर्बी वाला कारतूस लूटा था, यही एनफील्ड राइफल लूटा था, किस बंदूक का प्रयोग करते, इसी बंदूक का प्रयोग करते ना। अब वो फटाफट मुंह में काट के डाल रहे हैं, लेकिन उनको अपनी अस्मिता बचाना है, तो वहां पर इस प्रकार की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति बंदूक कहाँ से लाएगा? संभव है? अभी भी संभव नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वही कुल्हाड़ा है, गड़ासा है, हसिया है, फरसा है, तलवार है, बरछा है, भाला है, जो हम किसान जब होते हैं गांव में तो इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र को घर में रखते हैं। उसका अलग अलग कार्य होते हैं, घास काटने के लिए अलग है, लकड़ी चलाने के लिए, काटने के लिए अलग हमने हथियार बना रखा है, फसल काटने के लिए अलग हथियार बना रखा है, कुछ पत्थर के भी हथियार होते हैं। तो इन सब से ही मुकाबला सामान्य जनता कर रही है। स्वाभाविक है कि यहाँ पर ब्रिटिशों की विजय हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटिशों के पास कहीं उन्नत हथियार होंगे और साथ ही उनके पास बेहतर कमांडर भी होंगे। तो राइफल आदि का यहां पर प्रयोग किया जाता है, देसी रजवाड़े आदि होते हैं। ठीक है। एक है WH रसल, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लंदन टाइम्स के पत्रकार, यहीं पर केवल मिलता है। लंदन टाइम्स के पत्रकार, लंदन टाइम्स के प्रकार, लंदन टाइम्स क्या है? एक पत्रिका है। लंदन टाइम्स क्या है? ये पत्र है कि पत्रकार WH रसेल ने 1857 के विद्रोह का विवरण दिया है। 1857 के विद्रोह का विवरण दिया है। मैं अगली बार जब टेस्ट लूंगा ना वहां पर, ये क्वेश्चन में पूछने वाला हूं। विद्रोह का विवरण दिया है, याद रखिएगा, आपको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस सैटरडे में टेस्ट लेने वाला आपको, और इस सैटरडे को टेस्ट होगा उसमें मैं अपेक्षा रखूंगा आपसे कि सुबह के समय टेस्ट लूं, जो 8 बजे का सेशन होता है उसी में टेस्ट ले लूं, क्योंकि शाम को फिर लंबा करने के चक्कर में हो सकता है कहीं मीटिंग वगैरह के लिए जाना पड़ता है, तो कभी कभी क्लास फिर बाधित हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि इसको टेस्ट जो रहेगा सैटरडे को, उसको मैं अर्ली ले लूँ, यानी सुबह ले लूँ, सुबह ही बच्चे टेस्ट दे देंगे। तो लंदन टाइम्स के पत्रकार WH रसेल ने क्या कर दिया? रसेल ने 1857 के विद्रोह का विवरण दिया है। ये नया फैक्ट्स होगा आपके लिए, ये कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं होता है, केवल NCERT में, केवल NCERT में ही हमें अवेलेबल होता है। तो सैटरडे को टेस्ट होना है, जहाँ तक मैं फ्राइडे वगैरह को पढ़ाऊंगा वहाँ तक टेस्ट ले लूँगा, यानी वहाँ तक के पार्ट को लेकर के टेस्ट ले लूँगा। मान के चलो कि आप जो इसके बाद का टॉपिक है 1857 का विद्रोह है ना, या मान के चलो आपको और भी अच्छा आसान कर देते हैं कि 1857 के विद्रोह वाला टॉपिक जो है वहीं तक मैं टेस्ट ले लूँगा, यानी यहीं तक का क्वेश्चन मैं रखूँगा, और जहाँ से टेस्ट आपका हुआ था उसके बीच का 1-2 क्वेश्चन अगर ओवरलैप करता है, पीछे जाता है तो, लेकिन आगे नहीं जाएगा। तो सैटरडे को आपका टेस्ट रखते हैं और मंडे मतलब मॉर्निंग सेशन में रखते हैं। कारण है कि फिर अगर मीटिंग वगैरह के लिए जाना हुआ, जो मीटिंग वगैरह करना होता है, तो टाइम हमें पर्याप्त मिल जाएगा। तो लंदन टाइम्स के पत्रकार WH रसेल ने 1857 के विद्रोह का यहां पर विवरण दिया है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, कारण है कि ये फैक्ट्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप अपने ब्रिटिशों को तो हाँ ठीक है, आधी हो गई थी, लेकिन उसके पास यूरोपीय सेना था ना, यूरोपीय सेना तो था ही ना। नहीं, इवनिंग में क्लास नहीं लेंगे, एक ही क्लास लेंगे। मैंने अभी तो बताया, पूरी बात आप समझते नहीं हो। जब मैंने बताया कि उस दिन ऑफिस वगैरह जाना होता है, मीटिंग के लिए जाना होता है, तो फिर समय से नहीं आ पाएंगे ना शाम को, इसलिए नहीं ले पाएंगे। शाम वाली क्लास कैसे होगी? क्लास तो एक ही होगी, दोनों टाइम नहीं लेंगे क्लास, एक ही क्लास लेंगे। तो मंडे सुबह अगर हम ले लेते हैं सैटरडे को, तो शाम को फ्री हो जाएंगे कि मान लो लेट भी अगर हम पहुंचे यहाँ पर, क्योंकि लगभग हमें 100-150 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, तो 100-150 किलोमीटर की बात समय से पहुंच पाएंगे। दिल्ली की ट्रैफिक बड़ी गंभीर होती है, अगर कहीं ट्रैफिक में उलझ गए, पता चला कि क्लास ही नहीं हो पाई, इसलिए सुबह लेकर के निपटा देंगे, फिर दिन में बिजी भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लंदन टाइम्स के पत्रकार WH रसेल ने 1857 के विद्रोह का विवरण दिया है। 1857 के विद्रोह की
कि विद्रोह की सबसे बड़ी विशेषता रही कि सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? विशेषता हिंदू मुस्लिम एकता की रही, हिंदू मुस्लिम एकता की रही है, मुस्लिम एकता की रही। यानी इस दौरान हमने हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट ही भुला दिया, जबकि इससे पहले था। ऐसा नहीं है कि धर्म की पहचान स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मुस्लिम चाहते हैं कि भाई ब्रिटिश शासन आए या ब्रिटिशों ने क्यों मुगलों से सत्ता छीन ली, उनका एक अलग कंसर्न है, हिंदुओं का अलग कंसर्न है। लेकिन जब विद्रोह की शुरुआत होती है तो ये हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग भारतीय बन करके युद्ध कर रहे होते हैं, सभी बहुत ये विशेषता हम विशेष रूप से देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो इसमें बहुत अधिक उलझन हमें नहीं होगी। विद्रोह का प्रमुख केंद्र अगर देखें तो यहां पर हम देखेंगे तो 2-3 केंद्र हमारे प्रमुख हो जाते हैं। जैसे मेरठ देखते हैं, मेरठ कहां होता है? यहां से विद्रोह की शुरुआत होती है। यहां पर कोई नेता नहीं है। किसने विद्रोह की शुरुआत की? इसके किसी नेता की चर्चा हमें नहीं प्राप्त होती है। इसके बाद हम क्रम से देखें तो दूसरा क्रम आ जाएगा आपका दिल्ली, और दिल्ली में हम क्या देखते हैं कि यहां पर बहादुर शाह जफर तथा वक्त खान हो जाएंगे, वक्त खान हो जाएंगे। ठीक है, यह है आपका सेना नायक जिसने बरेली से सेना को लाया था, बरेली से सेना का संगठन किया था। असल इन्होंने ही तैयार किया था मुगल बादशाह को कि आप नेतृत्व कीजिए, मैं आपके साथ। वक्त खान के बारे में इतिहास साइलेंट, बहुत अधिक चर्चा नहीं होती है। लेकिन अगर हम 1857 के विद्रोह को विशेष रूप से पढ़ें, एडवांस लेवल की किताब में पढ़ें, तब लगेगा कि हाँ, यहाँ पर उनका व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है। बहुत सारे ऐसे नेता है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का मैंने एक आध बार किताब भी दिखाया था, तो वो सब किताब भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए काम का नहीं है, वह एडवांस लेवल पर हम पढ़ते हैं। तो दिल्ली है बहादुर शाह जफर तथा बख्त खां, जिसने बरेली से सेना का संगठन किया हुआ था, बरेली से सेना का संगठन किया था। फिर हम क्या देखते हैं कि लखनऊ हो जाता है, या कानपुर देख लीजिए। दूसरा जो हो जाएगा आपका कानपुर हो जाएगा। कानपुर में हम देखते हैं नाना साहब क्या है? अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड के पुत्र थे, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र किसको कहते हैं? गोद लिया हुआ पुत्र। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया, स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। नवाब नहीं है ना, ये तो पेशवा है। स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। कौन है? दत्तक पुत्र है, आपके गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। कानपुर में नाना साहब नेतृत्व कर रहे हैं, अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र। इन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। कहां पर? कानपुर में। तीसरा जो हम केंद्र देखेंगे, जो बड़ा केंद्र हो जाएगा, वह केंद्र हो जाएगा आपका लखनऊ होगा। और वहां पर हम क्या देखते हैं? लखनऊ में तीसरा केंद्र हो जाएगा लखनऊ, और यह हो जाएगा यहां पर बेगम हजरत महल, जिन्होंने अपने नाबालिग पुत्र विरजिस कादर के नाम पर विद्रोह प्रारंभ किया था। फिर हम देखेंगे झांसी, छोटे छोटे भी होते हैं। जैसे इसके बाद हम देखें यहां पर विद्रोह किया था, या विद्रोह संगठित किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि आ जाता है आरा, जगदीशपुर कह दीजिएगा। जगदीशपुर में हम देखते हैं यहां पर क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है। फिर हम देखते हैं झांसी
झांसी में हम क्या देते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेता थे, अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेता भी इस विद्रोह में सक्रिय थे। इनमें तात्या टोपे का महत्वपूर्ण स्थान था। इनमें क्या होता है, तात्या टोपे का महत्वपूर्ण स्थान था, जिन्होंने पहले नाना साहब को अपने सैनिकों का समर्थन दिया। महत्वपूर्ण स्थान था, जिन्होंने पहले नाना साहब को धोंदू पंथ भी कहते हैं, नाना साहब को, और फिर लक्ष्मीबाई को सैन्य सहायता दी थी। लक्ष्मीबाई को सैन्य सहायता दी थी। खास करके हम तात्या टोपे का नाम बहुत फेमस मानते हैं। ठीक है, चलिए, छवि बहुत अच्छा आपने किया, करते रहेंगे, जरूरी हो गए। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक आ जाएगा फैजाबाद में। हम देखते हैं फैजाबाद में हम देखते हैं मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे, लेकिन मूलतः ये कहां के निवासी थे, अहमदुल्ला हो जाएंगे। और मूलतः जो होंगे ये कहां के निवासी थे, मूलतः मद्रास के निवासी थे। यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। मूलतः कहां हो जाएंगे, मद्रास के निवासी थे। इस तरह से ये वाला जो केंद्र है ना, लखनऊ, आरा, झांसी, ये सब तो नॉन है। जैसे फैजाबाद है, मौलवी अहमदुल्ला है। जब एडवांस लेवल पर आप जाएंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो वहां पर और भी नेताओं की चर्चा मिल जाएगी। बहुत सारे नेताओं की अब और चर्चा मिल रही है। अब जो 1857 पर नए किताब आ रहे हैं, उसमें यह दिखाया गया है कि 1857 का विद्रोह का दायरा कहीं अधिक बढ़ा था, बहुत बड़ा था। तो जैसे 1857 के बाद 1957 आया, तो भारत सरकार के द्वारा संकलित किया गया 1857 के विद्रोह को लेकर के। ताराचंद एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, तो उनके द्वारा भी 1857 के विद्रोह पर कार्य किया गया, और समय समय पर ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाते रहे हैं। उसी क्रम में बहुत सारे नए नए इंफॉर्मेशन, जो नए नए शोधार्थी हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सूचनाएं हमें मिलती है। वो शोध जो होता है ब्रिटिश दस्तावेज के आधार पर ही होता है, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स है ही नहीं जो कि 1857 के विद्रोह के बारे में ठोस जानकारी दे सके। तो अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नेता भी इस विद्रोह में सक्रिय थे। इनमें से तात्या टोपे का महत्वपूर्ण स्थान था, जिन्होंने पहले नाना साहब को और फिर रानी झांसी लक्ष्मीबाई को यहां पर साथ दिया था। फैजाबाद में देखते हैं मौलवी अहमदुल्ला है। मौलवी अहमदुल्ला क्या है, ये मद्रास के रहने वाले हैं। हमने क्या देखा, यहां पर बड़े पैमाने पर, हाँ, उतनी दूर से आए हैं। देखिए, आते हैं ना, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 2-3 लोगों की चर्चा इतिहास में होती है, यहां तो नहीं होती है, आगे होती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में एक किसान नेता को देखेंगे, बाबा राम सिंह। अगर एडवांस लेवल पर किसी ने पढ़ा है तो बाबा राम सिंह की चर्चा उन्होंने जरूर सुनी होगी। बाबा राम सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं थे, वो तो महाराष्ट्र के थे। यहाँ आकर के वो बस जाते हैं। जैसे आप नाना साहब को देखते हैं, नाना साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं थे, ये भी महाराष्ट्र के थे, और कानपुर में इनको अंग्रेजों ने ला करके पटक दिया था। इसी प्रकार से और भी देखेंगे, जैसे आप देखते हैं गण देवता, एक किताब लिखा गया है बंगाल के परिप्रेक्ष्य में। तो महाराष्ट्र के एक लेखक ने आकर के बंगाल में वह किताब लिखा था, बंगाल की दुर्दशा को लेकर के किताब लिखा था। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहाँ से क्या आएंगे। होता क्या है कि जैसे ट्रांसफ़र भी होता रहता है ना। मान लो कि किसी व्यवसायी के साथ हम काम कर रहे हैं, उसका ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश या किसी काम से वो ट्रांसफ़र आ गया। जैसे हमने शेरशाह को देखा था। शेरशाह के पिताजी जो हसन खान थे, कहाँ स्थापित थे पता है, पंजाब में स्थापित थे। और जब उनका ट्रांसफ़र उनके मालिक का हो जाता है जौनपुर, तो फिर वो जौनपुर आ जाते हैं, फिर शेरशाह बिहार में शासक बन जाता है। तो ये सब चलता रहता है। इसमें ये नहीं समझ सकते हैं कि कहाँ पंजाब, कहाँ दिल्ली, कहाँ महाराष्ट्र, ये विशेष परिस्थिति में। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है। जनरली हम मानते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला यहीं के रहे होंगे,
अगर प्रश्न यहीं पर, मैं अपेक्षा ये नहीं रखता हूं कि यहां पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि कभी भविष्य में एडवांस लेवल पर प्रश्न पूछा जाएगा तो, क्योंकि यहां पर जैसे मैंने वो पत्रकार, लंदन टाइम्स के पत्रकार की बात की, ये अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया है एडवांस लेवल पर, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। और जो नहीं पूछा गया है और एनसीईआरटी जैसे बुक में अगर वर्णित है तो प्रश्न पूछने की संभावना वहां से बन जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा एज में आ जाते हैं, यानी आप एक बढ़त ले लेते हैं अगर बढ़िया से आप मैटर को रिवाइज करें तो। सुबह भी मैं कह रहा था मैटर को कई बार आप पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, दो बार पढ़ेंगे हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन बार बार अगर इस रुचि से पढ़ेंगे तो मुझे एग्जाम कंप्लीट करना है तो सारी बातें आपको समझ में धीरे धीरे आएगी ही आएगी, नहीं आने का तो कोई मतलब ही नहीं। फैजाबाद में हम मौलवी अहमदुल्ला देखते हैं और यहां पर हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे यहां पर विद्रोह का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में हो जाता है। ठीक है, क्या है सिखाने का कि ब्रिटिशों ने दस्तावेजों को छोड़ दिया। ब्रिटिश क्यों छोड़ेंगे, ब्रिटिश क्यों छोड़ेंगे, ब्रिटिशों को तो काम ही है ना, ब्रिटिश कोई विद्रोही तो है नहीं, ब्रिटिशों का तो अपना राज है। वह जो दस्तावेजों का संकलन नहीं कर रहा है बल्कि जो पत्राचार कर रहा है, आदेश जारी कर रहा है किसी भी रेजिमेंट के लिए या अपने ऑफिसर को निर्देश दे रहा है, वह तो उसका दस्तावेज है ना। तो विद्रोही तो अपने नष्ट कर देंगे पकड़ने के डर से, पकड़ेगा कौन, तो पुलिस पकड़ेगा जो ब्रिटिश सेना का पार्ट है। ब्रिटिश अपना दस्तावेज क्यों नष्ट करेगा, चोर नष्ट करेगा। मान लो ऐसे अगर चोर और सिपाही की हम बात करें तो भागेगा कौन, सिपाही भागेगा, सिपाही भागेगा चोर भागेगा। तो जो विद्रोही है उसको दिक्कत होगी ना, वह अपने दस्तावेज को नष्ट करेगा। ठीक वैसे ही जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी अपने दस्तावेज को नष्ट कर दिया करते थे, बहुत कम दस्तावेज वहां पर भी हमें प्राप्त होता है, लेकिन ब्रिटिशों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हमें प्राप्त हुए हैं, वो तो आर्काइव का पार्ट है, अपने शासन का वह दस्तावेज रखता है तो उसके आर्काइव का वह पार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं, यहां पर तमाम के बावजूद विद्रोह क्या होता है, विद्रोह की असफलता, विद्रोह की असफलता कैसे होती है, और असफलता यहां पर हमें दिखाई देती है कैसे। तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम प्रयासों के बावजूद हम क्या देखते हैं, बावजूद 1857 का महाविद्रोह अपने चरम लक्ष्य भारत की भूमि से ब्रिटिशों को भगाने में सफल नहीं रहा, भूमि से ब्रिटिशों को भगाने में सफल नहीं रहा, ब्रिटिशों को भगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा, लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। इसके अनेक कारण रहा, इसके अनेक कारण थे, उदाहरण लेंगे, इसके अनेक कारण थे और लेंगे यहां पर एग्जाम्पल कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से यह विद्रोह असफल हो गया। पहला तो हम यह दे सकते हैं कि ब्रिटिशों की ताकत विद्रोहियों की ताकत से कहीं बड़ी थी, ब्रिटिशों की शक्ति विद्रोहियों की शक्ति से कहीं अधिक थी, ब्रिटिशों की शक्ति विद्रोहियों की शक्ति से कहीं अधिक थी, विद्रोहियों की शक्ति से कहीं अधिक थी। ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिशों से मुकाबला करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अधिक थी। इनकी सेना को अनेक महत्वपूर्ण कमांडरों की सेवा प्राप्त हुई, अनेक महत्वपूर्ण तथा अनुभवी कमांडरों की सेवा प्राप्त हुई, अनुभवी कमांडरों की सेवा प्राप्त होती है, की सेवा प्राप्त हुई। जैसे प्राप्त हुई, यहां लेंगे उदाहरण कि किनकी सेवा प्राप्त हुई, यहां पर देखेंगे निकलसन हो जाएगा, निकलसन, हडसन हो जाएगा, ह्यूरोज हो जाएगा, टेलर हो जाएगा, ह्यूरोज लिखना था, और टेलर हो जाएगा, ह्यूरोज, जनरल यहां सब में लिखेंगे, ह्यूरोज, टेलर हो जाएगा। ये सभी व्यक्ति के नाम है,
महत्वपूर्ण कमांडरों की सेवा प्राप्त हुई। जैसे हम देखते हैं ह्यूरोज है, आपका क्या हो जाएगा, हडसन है, निकलसन है, ह्यूरोज है, टेलर है। फिर हम क्या देखते हैं, नील हो जाएगा, कैंपबेल हो जाएगा, आउट्रम हो जाएगा, आउट्रम जैसे कमांडर इनको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। ब्रिटिशों की शक्ति विद्रोहियों की शक्ति से कहीं अधिक थी। इनकी सेना को अनेक महत्वपूर्ण तथा अनुभवी कमांडरों की सेवा प्राप्त हुई, जैसे निकलसन, हडसन, ह्यूरोज, टेलर, नील, कैंपबेल, आउट्रम आदि आदि बहुत सारे कमांडरों की यहां पर सेवा प्राप्त हो जाती है, बहुत सेवा प्राप्त हो जाती है। फिर क्या देखते हैं कि विद्रोहियों को जनता का समर्थन मिला, विद्रोहियों को आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, परंतु भारत के प्रभावी वर्ग जैसे देसी राजवाड़े, जमींदार तथा बुद्धिजीवी वर्ग इस विद्रोह के समर्थन में नहीं आए, इस विद्रोह के समर्थन में नहीं आए, इस विद्रोह के समर्थन में नहीं आते हैं। विद्रोहियों का समर्थन, विद्रोहियों को आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। यहां पर थोड़ा सा मैं लिखने के लिए मेरा मिस्टेक हो गया। विद्रोहियों को आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, परंतु भारत के प्रभावी वर्ग जैसे देसी रजवाड़े हैं, जमींदार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग इस विद्रोह के समर्थन में नहीं आए। यह विद्रोह किसका हो जाता है, आम जनता का विद्रोह हो जाता है, और आम जनता के पास संसाधनों की कमी होती है। जब भी कभी इस प्रकार के महाविद्रोह की चर्चा होगी और विद्रोह अगर प्रभावी बन भी सका तो उन राजाओं के द्वारा नेतृत्व देने के कारण बन सका, केवल सिपाहियों के बस की बात नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह का संचालन कर सके। सिपाहियों के पास संसाधन कहाँ है, तो जो देसी रियासत के राजा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे नाना साहब हो, चाहे अवध की हजरत महल है, चाहे रानी झांसी लक्ष्मीबाई है, चाहे आरा के है बाबू कुंवर सिंह है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे जमींदार इन्वॉल्व होते हैं, तभी जाकर के यह विद्रोह आगे बढ़ पाया। नहीं तो सामान्य जनता के समर्थन मात्र से, क्योंकि सामान्य जनता के पास लड़ने की एक सीमित शक्ति होती है और उसका मतलब ब्रिटिशों का मुकाबला सीमित संसाधन से करना बड़ा मुश्किल था, तो विद्रोहियों को आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, परंतु भारत के प्रभावी वर्ग जैसे देसी रजवाड़े, जमींदार, बुद्धिजीवी वर्ग इस विद्रोह के समर्थन में नहीं रहते। फिर हम क्या देखते हैं, यहां पर नहीं आए। इसके साथ ही इन्होंने क्या कर दिया, इसके साथ इन्होंने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों का साथ भी दिया, साथ भी दिया। स्वाभाविक है कि हमारे विद्रोही थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे, साथ भी दिया। विद्रोहियों को आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, परंतु भारत के प्रभावी वर्ग जैसे देसी रजवाड़े, जमींदार, बुद्धिजीवी वर्ग इस विद्रोह के समर्थन में नहीं आए। इसके साथ इन्होंने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों का साथ भी दे दिया। तीसरा एक फैक्टर यहां पर देखते हैं कि जो संसाधन हमारे हैं वो भी बड़े कम हो जाते हैं। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट यहां पर केनिंग ने दिया है, इसको भी यहीं पर नोट कर दीजिएगा। इसके साथ इन्होंने विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिशों का साथ भी दिया। देसी राजवाड़ों और जमींदारों की, देसी राजवाड़ों तथा जमींदारों की इसी भूमिका को देखते हुए केनिंग ने क्या कहा था, को देखते हुए गवर्नर जनरल केनिंग ने इन्हें विद्रोह के प्रति तरंग रोध की संज्ञा दी थी। देखते हुए गवर्नर जनरल केनिंग ने
केनिंग ने इन्हें क्या कहा था? केनिंग ने इन्हें विद्रोह के प्रति, विद्रोह के खिलाफ तरंग रोध का दर्जा दिया था। तरंग रोध का दर्जा था। इसका क्या मतलब होगा? हुआ कि अगर हम तरंग रोध बना देते, तरंग का मतलब होता है कि जब कोई वेव आ रहा है, वेव को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं? दीवार खड़ी कर देते हैं या कोई अवरोध खड़ी कर देते हैं। कोई भी वेव किसी भी प्रकार का हो, तूफान आ रहा है तो हम घरों के अंदर आ जाते हैं। घर क्या करेगा? तूफान को रोकने का कार्य करेगा, तूफान को डाइवर्ट कर देगा। तो ब्रिटिशों के खिलाफ जो वेव प्रारंभ हुआ था, विद्रोह प्रारंभ हुआ था, उसको प्रारंभिक तौर पर रोकने का कार्य इन्होंने ही किया, क्योंकि ब्रिटिशों ने इनके ही यहां शरण ली हुई थी। जैसे कानपुर से भगाया या अन्य जगह से विद्रोहियों ने ब्रिटिशों को भगाया। वो कहां जाके छुपते हैं? जहां पर कि देसी रियासत के राजा हैं, उनके महल में जाकर के उनको संरक्षण मिलता है और फिर इनके संसाधनों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हर राजबाड़े में एक सहायक सेना रखी हुई थी। ब्रिटिशों ने इसी दिन के लिए तो एक सहायक सेना बना के रखी थी। इस सहायक सेना की मदद से, जिसका कि खर्च देसी राजबाड़ों के द्वारा ही दिया जाता था, ब्रिटिशों ने भारतीयों का दमन कर दिया। एक तरह से यह वर्ग क्या हो जाता है? एक तरह से रेसिस्ट का कार्य कर रहा है, रेसिस्टेंस का कार्य कर रहा है विद्रोहियों के खिलाफ। केनिंग ने बड़ी प्रशंसा की। इन्होंने कहा कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद भारत में ब्रिटिशों का टिकना ही मुश्किल हो गया होता। इन्हीं लोगों ने ब्रिटिशों को संरक्षण दिया, नहीं तो विद्रोही तमाम कमियों के बावजूद भी सफल हो जाते। ये तो अभी आपको आश्चर्य लगता होगा, लेकिन उस समय चूंकि राष्ट्रवाद की भावना इतनी हार्ड नहीं हुई थी। राष्ट्रवाद की भावना तो अभी भी हार्ड नहीं है। अभी भी आप देखेंगे कि समाज के बहुत सारे वर्ग देश को तोड़ने के फिराक में लगे रहते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी हों, चाहे वो जातिवादी हों, चाहे वो धार्मिक कट्टरपंथ वाला ही क्यों ना हो, वो देश को अभी भी तोड़ने में लगे। तो अब राष्ट्रवाद का विकास हम उत्तर आधुनिक काल में देख भी रहे हैं, तो कहाँ देखते हैं कि सभी लोग देश के प्रति समर्पित। बहुत सारे लोग देश के प्रति समर्पण तो दिखाते नहीं, बल्कि उनके अगेंस्ट में जाते हैं। जो विरोधी ताकत है उसको साथ देते हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, उसके पक्ष में भारत के खिलाफ ही अभियान चला रहे होते। उन्हें पता नहीं है कि अगर भारत समाप्त हो गया तो फिर उनको भी समाप्त होने की में देर नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग मीर जाफर बन जाते। अभी भी है, उस समय भी था, अपने लाभ के लिए लोग अंग्रेजों के साथ थे, और अभी भी हम देखते हैं कि देश के दुश्मन के साथ बहुत सारे वर्ग मिल जाते। ये सब बातें चलती रहती। तो देसी राजवाड़े तथा जमींदार भी इसी भूमिका को देखते हुए देसी राजवाड़ों तथा जमींदारों की इसी भूमिका को देखते हुए गवर्नर जनरल केनिंग ने इन्हें विद्रोह के खिलाफ तरंग रोध का दर्जा दिया था। कहा कि इन्होंने ही इसे बचा लिया था। ठीक है, देसी राजवाड़े जमींदारों को तरंग रोध का दर्जा दिया। देखिएगा, आप लिखा हुआ है उसमें, आपके बुक में भी ये बातें लिखी हुई है। अब जाकर के इसे बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि इस केनिंग ने इसे ही तरंग रोध का दर्जा दिया था। एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो ये सब बातें वहां पर बहुत अच्छे से लिखी हुई है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत होती ही नहीं। ठीक है, हमने क्या देखा कि विद्रोहियों के पास संसाधन का अभाव था। क्या हमने पहले लिख दिया है? विद्रोहियों के पास संसाधनों का अभाव, संसाधनों तथा संगठन का अभाव, या कहें कि मौका ही नहीं मिला इन्हें संगठन बनाने का। क्योंकि विद्रोह दर विद्रोह बढ़ता गया, पर डे के हिसाब से विद्रोहियों को निर्णय लेना पड़ रहा है। अगर हम यह मानते कि यह एक षड्यंत्र का नतीजा था तो शायद पहले संगठन भी बनाया जाता। अगर हम यह मान लेते हैं कि एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह है, फिर संगठन बनेगा कैसे? विद्रोह के दौरान ही बनेगा, लेकिन वह संगठन ब्रिटिशों से मुकाबला करने वाला तो नहीं होगा ना। अगर आप यह मान के चलते हैं कि ब्रिटिशों की ताकत अधिक है और भारतीयों की ताकत उसकी तुलना में कम है, इस बात से तो एग्री करते हैं ना आप लोग? नहीं भी कुछ जानते हैं, इतना तो एग्री करते होंगे ना कि ब्रिटिशों की ताकत बहुत अधिक है और भारतीयों की ताकत या विद्रोहियों की ताकत बहुत कम रही होगी। अगर यह मानते हैं तो यह भी मानना पड़ेगा कि जो अधिक ताकतवर है उसकी विजय हो जाएगी। थोड़ा देर होगा, लेकिन विजय तो हो ही जाएगी। यही कारण है कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि ब्रिटिशों का मुकाबला हम हिंसा से नहीं कर सकते। जैसे ही हम हिंसा करेंगे, ब्रिटिश उससे ज़्यादा हिंसा करके आपको समाप्त कर देगा। जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, हम कितने गुणगान करते हैं, लेकिन क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का रास्ता बहुत वाजिब तो नहीं लगता है।
क्योंकि ब्रिटिशों के खिलाफ हम एक अधिकारी की हत्या कर देंगे तो 10 अधिकारी और आ जाएगा। ये सोचना ही व्यर्थ है कि यहाँ के लोग डर जाएंगे, यह तो व्यर्थ हो जाएगा ना। तो यहां पर क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। क्या हुआ कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ही उस हिंसा की भेंट चढ़ते चले गए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे। ब्रिटिश सरकार का मुकाबला, जो सरकार है, संस्थागत कोई संस्था है, उससे मुकाबला हम गैर संगठित होकर के नहीं कर सकते हैं, लंबे काल तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए गांधी जी बार बार कहते थे कि ब्रिटिशों से भैया मुकाबला हम हिंसा के आधार पर नहीं कर पाएंगे। एक घटना होती थी, वो आंदोलन बंद कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि एक घटना होगी, देखा देखी दूसरी घटना होगी, तीसरी घटना होगी, और फिर तोप चलाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, ब्रिटिश स्वतंत्र हो जाएगा तोप चलाने के लिए। और ऐसा हुआ भी। 1942 के आंदोलन में, 1942 में जो मूवमेंट होता है, वहाँ पर हम देखिए कि सभी कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और आम जनता के हाथों में आ गया। ब्रिटिशों ने क्या किया पता है? आम जनता ने भी ट्रेन जला दी, स्टेशन जला दिया, डाकघर जला दिया, लेकिन ब्रिटिशों ने क्या कर दिया कि अपने ही देशवासियों पर फाइटर प्लेन चलवा दिया, यानी ऊपर से बमबारी की जाती थी। कई कई गांव को तो नष्ट ही कर दिया, पूरा का पूरा गांव नष्ट कर दिया बम गिरा कर। उसी तरह से जैसे कि किसी मतलब विदेशी धरती पर दुश्मनों के खिलाफ हम बम गिराते थे, तो फाइटर प्लेन चला करके के गांव को उड़ा दिया। तो ब्रिटिशों ने क्या किया? ज्यादा हिंसा किया, क्योंकि उनके पास संसाधन अधिक है। यहां पर हमारे पास अत्याधुनिक संसाधन थे नहीं, इसकी वजह से भी हम क्या देखते हैं कि यहां पर धीरे धीरे एक तरह से हम विफल हो जाते हैं। विद्रोहियों के पास संसाधनों तथा संगठन का अभाव था। ब्रिटिशों ने अपनी पूरी ताकत के साथ, ब्रिटिशों ने पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए, विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर अधिकार कर लिया। शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर अधिकार कर लिया। प्रमुख नेता या तो मारे गए, विद्रोह के प्रमुख नेता या तो मारे गए, या फिर विद्रोह के प्रमुख नेता या तो मारे गए, ये तो मारे जाते हैं, अथवा भारत से पलायन करने में या नेपाल पलायन करने में सफल रहे। जैसे यहां पर हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण यहां पर लेंगे, जैसे हम क्या देखते हैं कि बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया? इसे क्या कर दिया? बर्मा के रंगून में निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित कर दिया गया, जहां पर कि 1862 में इनकी दर्दनाक मृत्यु होती है। में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर हम देखते हैं यहां पर आपका नाना साहब हजरत महल कहां चली जाती हैं? महल नेपाल पलायन करने में सफल रही। हजरत महल नेपाल चली गए। क्यों? सेना का संगठन करने। फिर वहां से वापस नहीं आ पाए। संगठन करने के लिए ये नेपाल चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहां पर लक्ष्मीबाई तात्या टोपे बाबू कुंवर सिंह क्या हो जाते हैं? कुंवर सिंह लड़ते हुए शहीद हो गए। यहां पर तात्या टोपे तो शहीद नहीं हुए थे, शहीद हुए, लेकिन फिर भी मैंने उनको शहीद का ही दर्जा दिया। असल में तात्या टोपे को पकड़ करके फांसी दे दी गई थी, तो वो लड़ते हुए तो नहीं हुए, लेकिन मान के चले वो लड़ाई ही कर रहे थे, तो उनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। तो यहां पर प्रमुख नेता या तो मारे गए अथवा भारत से नेपाल पलायन करने में सफल हो जाते हैं। उदाहरण बहादुर शाह जफर है, बर्मा के रंगून में निर्वासित कर दिया गया, 62 में मृत्यु हो जाती है। नाना साहब हजरत महल नेपाल चले जाते हैं नई सेना का गठन करने, लेकिन वह कभी संभव हुआ नहीं। लक्ष्मीबाई है, तात्या टोपे है, बाबू कुंवर सिंह है, लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तात्या टोपे के बारे में मैंने कहा कि उनको फांसी दे दी जाती है, लेकिन मैंने एक ही साथ इसको लिखा दिया है। इस प्रकार से क्या हो? इस प्रकार से
व्यापक वीरता का प्रदर्शन करने के बावजूद भी, इस प्रकार से व्यापक वीरता का प्रदर्शन करने के बावजूद, वीरता का प्रदर्शन करने के बावजूद क्या होता है के बावजूद 1857 का विद्रोह ब्रिटिशों के पक्ष में समाप्त हुआ। ब्रिटिशों के पक्ष में समाप्त हुआ। हालांकि इसके अनेक महत्वपूर्ण परिणाम भी उत्पन्न हुए। ब्रिटिशों के पक्ष में समाप्त हुआ। हालांकि इसके अनेक दीर्घकालिक परिणाम भी मिले। इसके अनेक दीर्घकालिक परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन इसे हम यहां चर्चा नहीं करेंगे। परिणाम भी मिले। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस सप्ताह एक प्रश्न यहां पर बनेगा। यह हर एग्जाम के लिए प्रासंगिक होगा, चाहे यूपीएससी दे, यूपीपीसीएस दे, बीपीएससी दे, हर जगह के लिए यह प्रश्न प्रासंगिक होगा। तो ऐसे प्रश्नों को यहां पर आज लिखने के लिए ले सकते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न मैं बना के देता हूं, बहुत साधारण सा प्रश्न होगा। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जटिल बना के प्रस्तुत कर देते हैं। जब भी उत्तर लिखें, केवल और केवल प्रश्न में जो बातें कही गई है, जो पूछी गई है, वही लिखना है, एक्स्ट्रा नथिंग लिखना है। जो भी बच्चे उत्तर लिख रहे हैं, इस बात को कसम खा करके रखेंगे। प्रश्न को बार बार पढ़िए, उसकी डिमांड को समझ पाएंगे और फिर उसका उत्तर भी लिख पाएंगे। एक साधारण सा प्रश्न मैं आपको लिख देता हूं। देखने में तो साधारण होगा, लेकिन अगर इस प्रश्न को भी आप लिख पाते हैं तो फिर एक डायमेंशन आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के देखें, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं जनरली, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपको लिखने के लिए दे देता हूं। क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 के महाविद्रोह के प्रारंभ होने के कारणों का परीक्षण करते हुए उन तथ्यों पर प्रकाश डालें जिनके कारण यह विद्रोह अपने चरम लक्ष्य ब्रिटिशों को भारत से भगाने का चरम लक्ष्य ब्रिटिशों को भारत से भगाने का चरम लक्ष्य, यहां ब्रैकेट में कर देता हूं, फिर आसान हो जाएगा, दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। ब्रिटिशों को भारत से भगाने का, इसका चरम लक्ष्य का मतलब यही हो जाएगा, जिसके कारण यह विद्रोह अपने चरम लक्ष्य ब्रिटिशों को भारत से भगाने का प्राप्त नहीं कर सका। लिखेंगे इसको 200 वर्ड में लिख देंगे, 200 वर्ड में, और लिखेंगे इसको 10 मार्क्स के लिए लिखते हैं, 10 मार्क्स के लिए इसको लिखते हैं। ठीक है। 1857 के महाविद्रोह के प्रारंभ होने के कारणों का परीक्षण करते हुए उन तथ्यों पर प्रकाश डालें जिनके कारण यह विद्रोह अपने चरम लक्ष्य ब्रिटिशों को भारत से भगाने का प्राप्त नहीं कर सका। ध्यान से लिखेंगे, बहुत ध्यान से। और मेल आईडी क्या होगा, यहां पर लिखेंगे केवल पीडीएफ बनाकर भेजना होता है, भेजना है। और यहां पर जो मेल आईडी होगा, मेल आईडी क्या होगा, यह होगा आपका सिविल सर्विसेज, CIVILSERVICES, सिविल सर्विसेज RWA@gmail.com। केवल पीडीएफ बना के भेजना है। फोटो खींच के जैसे भेजेंगे वह क्वेश्चन खारिज कर दिया है, उस क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया जाएगा। 1857 के महाविद्रोह के प्रारंभ होने के कारणों का परीक्षण करते हुए उन तथ्यों पर प्रकाश डालें जिनके कारण यह विद्रोह अपने चरम लक्ष्य
ब्रिटिशों को भारत से भगाने का प्राप्त नहीं कर सका। 200 वर्ड में लिखना है, केवल पीडीएफ बना के भेजना है। मेल आईडी है आपका civilservicesrwa@gmail.com। क्या भेज पाएंगे? एक बार देख लीजिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए। यहां तक सारी बातें ठीक है? सारी बातें यहां पर ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 7 में जाएंगे। हाँ, तात्या टोपे को फांसी हो गई थी लगभग 58 के आसपास। देखते नेपाल चले गए, किसी के यहाँ नहीं गए, किसी कोई उनका रिश्तेदार नहीं था, ऐसे ही नेपाल चले जाते हैं ताकि ब्रिटिशों के पकड़ से बाहर रहें। शिवांगी क्यों नहीं लिख सकते? जरूर लिखिए, बस केवल निर्देशों का पालन करिए। जो भी आपको कहा जाता है उस निर्देश का पालन कीजिए। अब 2000 शब्दों में मत लिखिए। देखो शिवांगी कुशवाहा, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मैंने लिखने से किसी को मना नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप निर्देशों का पालन नहीं करते हो तो आप मत लिखना। कारण है कि आपको फिर विश्वास नहीं हो पा रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो आपके सेहत के लिए ज़्यादा जरूरी है। आपको अगर 200 शब्दों में कहा जा रहा है तो आप 2000 शब्दों में नहीं प्रश्न लिख सकते। दूसरा कि आप बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं भेज सकते हैं, 2 बार 4 बार 5 बार नहीं भेज सकते। अलग अलग आईडी का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे के लिए रहेगा। नाम मान लो इस बच्चे का ले रहे हैं, लेकिन अन्य बच्चों के लिए भी निर्देश रहेगा। पीडीएफ बना के भेजिए जो आप भेजते हैं। शब्द सीमा का पालन करना है, ये नहीं कि 200 शब्दों के बदले 1000 शब्द में लिखे जा रहे हैं। इससे आपका समय नष्ट हो रहा है और मेरा भी समय नष्ट हो रहा है, क्योंकि मैं आप में डेवलपमेंट ही फिर नहीं देखूंगा। तो वो नहीं करना है। आप 200 के बदले 250 शब्द का प्रयोग कर लो, 300 शब्द का प्रयोग कर लो। 1000 शब्द में नहीं लिखना है, क्योंकि फिर अप टू मार्क वो आंसर होगा नहीं। तीसरा कि एक ही बार आप जब क्लिक करते हैं तो वो मेल चला जाता है। एक आईडी का प्रयोग करेंगे तो पता चल पाएगा कि ये किस बच्चे का कॉपी है। नहीं तो इतना बोझिल होते हैं जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो टारगेट होता है कि कम से कम 50-60 कॉपी 2 घंटे में चेक करके भेज दें। और मेरे जैसा व्यक्ति जो रियल टाइम में आपका कॉपी चेक करता है, आपने पेंडेंसी मेरी देखी है, 2-3 दिन के अंदर में कॉपी आपको सबको भेज देता हूं ना। कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि 6-7 दिन लगा होगा, नहीं तो मैं 10 मिनट में कॉपी चेक करके भेजता हूं। अगर मैं फ्री होता हूं तो ये मैं प्रायोरिटी समझता हूं आपके लिए कि मैं आपका कॉपी जल्दी से जल्दी चेक करूं, ये मैं कंसर्न रखता हूं आपके लिए। तो थोड़ा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा ना बच्चे, इसलिए मैं वैसे बच्चों को मना करता हूं। जैसे कुछ बच्चे हमारे अंग्रेजी माध्यम वाले, तो अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे ने ऐसा अस्पष्ट लिखा कि मैंने ही हाथ जोड़ लिया कि आखिर में आपने जो लिखा है वह मैं समझ पाऊंगा, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, साफ साफ लिखा होगा तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा। ये मजबूरी हो जाती है। तो साफ साफ लिखिए, क्लास के निर्देशों का पालन कीजिए। जैसे क्लास में हमने निर्देश किया कि केवल पीडीएफ बना के भेजना है और आप फोटो खींच के भेजेंगे, क्या करें फिर? आपकी आरती उतारेंगे कि आपको थोड़ी खरी खोटी सुनाएंगे? तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना। जब आपकी गलती होगी तो आपको फिर सुनना भी पड़ेगा। तो सभी बच्चे इसके लिए लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? ठीक है बच्चे, यह है आपका यह चैप्टर जो हमने अभी कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर हो जाएगा वह चैप्टर इसके बाद का हो जाएगा। आशा करता हूं कि इस चैप्टर में सारी क्वेरी जो खास करके कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। जो कॉन्सेप्ट है वह जरूर क्लियर रहा होगा। एग्जाम अलग अलग होता है। वर्ड मैप भी कंप्लीट हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया है। वर्ड मैप भी देखते रहिएगा। रानी लक्ष्मीबाई क्या हुआ था? युद्ध के बाद मारी गई थी ना। रानी लक्ष्मीबाई भी तो युद्ध करते हुए मारी गई थी ना। आप एडवांस लेवल के क्लास में ये सब बातें समझ लेंगे कि वो युद्ध करते हुए जनरल ह्यूरोज के अधीन एक सेना आई थी, उसने ग्वालियर के किले के पास युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई मारी जाती है। और इस वीरता से उन्होंने प्रदर्शन किया था, इस वीरता का प्रदर्शन किया था कि ह्यूरोज को कहना पड़ा सैल्यूट देते हुए कि इस पूरे युद्ध मैदान में अगर कोई मर्द है, मर्द का मतलब एक शक्ति की पहचान है, अगर कोई मर्द है तो वो यही महिला है जिसने पूरी मर्दानगी से युद्ध किया था। ये सब तो हम पढ़ते हैं बचपन से ही, या एडवांस लेवल पर जाइएगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब हमारे पास जो चैप्टर बचा है यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, और यह है ब्रिटिश शासन का, नो, चैप्टर नंबर 7 के ऊपर आते हैं। कंप्लीट अभी ऊपर वाला ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट नहीं हुआ था। मुझे 1857 जो दिखा, मुझे लगा शायद यही कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस चैप्टर पर आना है, चैप्टर नंबर 7 पर, और इसमें कह रहा है कि 1857 के बाद जो प्रशासनिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए गए, इसकी एक झलक लेंगे। ऐसा इसलिए हम कहते हैं कि जो 58 है, 1858 को हमने इसलिए एक लैंडमार्क माना है क्योंकि 1857 तक जो शासन की अवधारणा थी वह अलग थी, और 1857 के विद्रोह के बाद शासन की अवधारणा में परिवर्तन आया। जैसे
1857 तक भारत पर जो ताकत शासन कर रही थी वह कोई ब्रिटिश सरकार नहीं थी। ब्रिटिश सरकार केवल उसको निर्देशित कर रही थी। यहां पर जो शासन अब कर रहा है, करने वाला है, वह होगा स्वयं ब्रिटिश शासन, यानी स्वयं क्राउन, क्राउन का मतलब राजा हुआ, स्वयं संसद जो ब्रिटिश संसद है, वह अब सीधा प्रशासन भारत पर लागू करेगा। इससे पहले 1857 तक भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। दोनों में अंतर समझिएगा। जैसे अभी हम देखते हैं अंबानी जी की एक कंपनी, तो अंबानी जी की कंपनी सरकार तो नहीं है ना, यह तो एक प्राइवेट कंपनी है, और यह प्राइवेट कंपनी कहीं जाकर के अपने प्रशासन को स्थापित कर ले तो वह भारत सरकार का शासन नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। तो लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी भी वैसी ही कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है जो भारत में आकर के धीरे धीरे प्रशासन को लागू कर देती है और उस पर ब्रिटिश सरकार का विनियमन हो जाता है, यानी उसका कानून लागू होने लग जाता है। लेकिन 1857 के बाद जब महाविद्रोह होता है तो ब्रिटिशों ने महसूस किया कि ब्रिटिश कंपनी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत का शोषण किया है और गैर जिम्मेदाराना तरीके से भारत पर शासन किया है। इसलिए इसके शासन को हम समाप्त करते हैं और अब हम खुद ही शासन करना शुरू करेंगे, यानी भारत पर ब्रिटेन का सीधा शासन प्रारंभ हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ था, किसी भी कालखंड में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी विदेशी ताकत ने लंदन में, जो यहाँ से मान लो 10,000 किलोमीटर दूर है, वहां से किसी ने तीसरे देश पर शासन किया हो। इस काल में ऐसा होता है। ऐसा मत समझिएगा कि भारतीयों के लिए अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए यह प्रशासनिक परिवर्तन किया गया, यह बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा। क्योंकि एक टर्म मैंने आपको बताया है कि अगर अंग्रेज मुस्कुराए तो भी अपने फायदे के लिए मुस्कुराए। अगर ब्रिटिशों ने कंपनी के शासन को समाप्त किया तो यह मत समझिएगा कि यह भारतीयों के फायदे के लिए किया जा रहा है। यह ब्रिटिश सरकार के अपने फायदे के लिए, जिसकी चर्चा यहां पर की गई है, जो चैप्टर अभी मैं बताने जा रहा हूं इस पर की गई है। तो आज जरा इंट्रोडक्शन लेंगे, आज पूरा 2 घंटे की क्लास नहीं लेंगे। कल भी लगभग 1.5 घंटे की ही क्लास ले पाएंगे और फिर यहाँ से ये चैप्टर मुझे लगता है कल तो नहीं लेकिन 1-2 दिन और भी लग जाएगा। देखते हैं कहाँ तक क्लास जा पाता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन आपने समझा कि 1858 के बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन हुआ है उसे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो प्रशासनिक परिवर्तन को समझने से पहले यह समझना जरूरी होगा कि 1857 से प्रशासन कर कौन रहा था। तो ब्रिटिश कंपनी। 1857 के बाद प्रशासन कौन करने लगेगा? तो स्वयं ब्रिटिश सरकार शासन करने लगेगी, यानी भारत के जो लोग हैं अब ब्रिटिश प्रजा कहलाने लग जाएगी, यानी ब्रिटेन के क्राउन का सीधा शासन यहां पर होगा। जैसे अभी हम लोग कोई भी काम करते हैं किसके नाम से करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से करते हैं, लेकिन उस समय करेंगे ब्रिटेन के राजा या महारानी के नाम पर करेंगे। ये बहुत बड़ा एक मेजर परिवर्तन आ जाता है और जिसे हम चैप्टर नंबर 7 में देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ कितना चैप्टर बचा रहेगा ये तो आप कहेंगे वंदना पांडे। ऐसी बात को अगर पूछेंगे तो मैं तो थोड़ा यहाँ खफा ही हो जाऊंगा, क्योंकि जब मैंने पूरा का पूरा लिख करके आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब है इस दुनिया में, मतलब इस पढ़ाई की दुनिया से थोड़ा सा कटे हुए। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना चैप्टर बचा है, मैं लिख करके क्यों देता हूँ? देख तो बोर्ड पर लिखा हुआ है चैप्टर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अगर 9 खत्म हो गया होता दी इंड लिख देते। ये तो आपको पूछना चाहिए, क्लास 1 से अगर आप होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर बचे हुए। टीचर मैं यहाँ पर आपको पार्शलिटी करता हूँ। हाँ, भारत शासन अधिनियम आया तो आप कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ये परिवर्तन किया गया। चलें चैप्टर नंबर 7 पर। 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन को हम यहाँ देखने वाले हैं नए चैप्टर के साथ। 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। चैप्टर का नाम है के पश्चात प्रशासनिक परिवर्तन। प्रशासनिक परिवर्तन कैसे होता है जरा इसको देख लेते हैं। 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, और लिखना चाहें तो यहां पर हम लिख सकते हैं चैप्टर 7 ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 का है ये चैप्टर। अभी तो मुझे लगता है सभी के पास ये बुक होगी ही होगी। हर बार मैं आपको दिखाता हूँ। कितने बच्चे हैं जिनके पास किताब का कोई आता पता नहीं है? किताब दोनों रूपों में होगा, या तो आप खरीद चुके होंगे या पीडीएफ भी मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया हुआ है, वहाँ से भी आप किताब निकाल सकते हैं। वहाँ पर भी ये चैप्टर दिया हुआ है, दोनों जगह से पढ़ सकते हैं। और इतना जरूर आपको हिम्मत करनी चाहिए
कि किताब को जरूर पढ़ें। क्राउन का रूल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? सुवानी आपको कैसे ऐड करेगा? जब तक आप अच्छा आंसर नहीं लिखोगे, प्रदर्शन नहीं होगा, कैसे आपको ऐड करेंगे? टैलेंट ग्रुप क्या है? कोई ऐड नहीं है ना वहाँ के, बहुत मजा आ रहा है। टैलेंट ग्रुप हम इसलिए बनाते हैं कि बच्चों को डायरेक्ट अगर टीचर से बात करनी होगी, कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं डायरेक्ट। ये नहीं होता है कि हम आपको कुछ टारगेट दे रहे हैं, आपको जो निर्देश किया जा रहा है कि आप इतना टारगेट, देखो जो भी बच्चे हैं सबके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पर कम से कम 5 क्वेश्चन आपको सप्ताह में लिखना है। लेकिन कुछ बच्चे जैसे लिख रहे हैं, उनको हमने चेक करके दे दिया, फिर उसका फीडबैक वगैरह नहीं लिया, तो फिर क्या होगा? उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। तो टैलेंटेड बच्चों के लिए हमने टैलेंट ग्रुप बनाया है कि अगर बच्चों को कोई डाउट होता है तो वहां पर वो डायरेक्ट मैसेज करेंगे और टीचर जब टाइम मिलेगा उनसे डायरेक्ट बात कर सकेंगे, फोन पर बात कर सकेंगे, उसके लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे क्या उस सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे। बना तो दिया, मैं इतना व्यस्त हूं, अन्य टीचर इतने व्यस्त हैं कि अपने से ख्याल नहीं आएगा कि मैं आपको ढूंढ ढूंढ करके निकालूं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपको अगर दिक्कत होती है तो आप पूछिए। और उस ग्रुप में उसी को एंट्री अभी तक दी गई है जो बढ़िया परफॉर्म करे। वो ऐसा ओपन कर देंगे कि जिसको मन तिसको एंट्री करवा दे, फिर टैलेंट ग्रुप का मतलब क्या रहा? आप अच्छा प्रयास कीजिए, अच्छा आंसर रहेगा तो अपने आप आपको उनमें शामिल कर लिया जाएगा। तो 1858 के बाद हम क्या देखते हैं कि यहां पर न्यू बुक है, हार्ड कॉपी में, पीडीएफ भी है। न्यू बुक की जरूरत नहीं है अभी। हाँ बढ़िया है, अगर 6 नंबर मिला है तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अच्छा होता तो 6.5 मार्क्स मिल देता, लेकिन 6 नंबर भी आपके ठीक ही माने जाएंगे, बहुत दिक्कत नहीं है। अब जरा इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। 15 मिनट और क्लास लेंगे, ध्यान रखिएगा, 15 मिनट और क्लास लेंगे कम से कम, इसलिए परेशान मत होइएगा कि क्यों क्लास जा रहा है। कम से कम 15 मिनट तो जरूर लेंगे, वैसे आधे घंटे का टाइम अपने पास है, तो एटलीस्ट 15 मिनट जरूर यहां पर क्लास लेंगे। एक यहां पर भूमिका के तौर पर लिख सकते हैं कि 1857 के महाविद्रोह ने यह स्थापित कर दिया था कि प्रशासन के क्षेत्र में नवीनता लाने की जरूरत है, ताकि शासितों को संतुष्ट किया जा सके, या संतुष्ट करके विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त करने की निरंतरता बरकरार रखी जा सके। आर्थिक लाभ प्राप्त करने की निरंतरता बरकरार रखी जा सके। क्यों वहां पर विद्रोह हुआ था हमने पहले ही देखा है कि 1857 का अगर विद्रोह इतना बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि कुछ न कुछ सभी वर्गों के पास कठिनाई आई है जो प्रचलित शासन व्यवस्था है उसमें। अब क्या हुआ कि अगर हमें यहां से लगातार लाभ प्राप्त करना है तो जरूरी होगा कि यहां पर कुछ परिवर्तन करें। ध्यान एक बात और रखिएगा, शुरुआत के दौर में, यानी मान लो कि 1700 के आसपास की अगर हम बात करें, जबकि बहुत अधिक जागृति नहीं आई थी, तो उस समय उपनिवेश बनाना, यानी किसी देश पर जाकर के हमला करके या बुद्धि का प्रयोग करके उस देश पर कब्जा कर लेना सरल था। जैसे भारत पर कब्जा कर लिया, इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया, जैसे अफ्रीका में बहुत अधिक सभी देशों पर हमने कब्जा कर लिया, अफ्रीका के संसाधनों का दोहन किया। इवन आप देखेंगे छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं उस पर कब्जा कर लिया, न्यूजीलैंड पर कब्जा कर लिया गया। न्यूजीलैंड भी जाता है, वहाँ पर लड़ झगड़ करके माओरी समुदाय वहाँ पर हुआ करता था, उसके ऊपर हमने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रभाव स्थापित कर लिया, वेस्ट इंडीज आदि जितने भी क्षेत्र हैं उस पर स्थापित कर लिया। इवन आप देखेंगे कि 1700 के आसपास तो अमेरिका बहुत बड़ा उपनिवेश हुआ करता था ब्रिटेन का। मतलब अगर 2 उपनिवेशों की चर्चा की जाए जिससे कि ब्रिटेन को लाभ प्राप्त होता था, एक पहला अमेरिका था, अमेरिका से ही सबसे अधिक लाभ प्राप्त करता था ब्रिटेन, और दूसरा भारत सेकेंड नंबर पर। लेकिन अमेरिका क्या होता है कि संगठित होता है जल्दी, और संगठित होकर उसने अपने आप को ब्रिटेन के कब्जे से मुक्त करा लिया, विद्रोह करके मुक्त कराया। भारत की तरह वहां गांधी जी तो थे नहीं।
तो अब बचा यहाँ पर ब्रिटेन को एकमात्र बड़ा साम्राज्य बचा या उपनिवेश बचा, और वह था आपका भारत। अब क्या करेगा? क्या ये अपेक्षा रखेगा कि भारत में भी ऐसा ही विद्रोह हो जाए और भारत भी उसके कब्जे से बाहर निकल जाए? क्या ये अपेक्षा रखेगा? या यह अपेक्षा रखेगा कि हम प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था लागू करें कि विद्रोह करने का लोगों को मौका ही न मिले, और विद्रोह हो भी तो उसको जल्दी से कुचल दिया जाए? यह अपेक्षा रखेगा? तो 1700 के आसपास उपनिवेश बनाना सरल था, क्योंकि लोगों में उतनी जागृति नहीं आई थी। लेकिन इसके बाद धीरे 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 चूंकि सभी देशों का बंटवारा हो गया, सभी देशों पर किसी न किसी देश का कब्जा हो गया, यूरोपीय देश का, तो अब नया उपनिवेश बनाना भी मुश्किल हो गया। किसको उपनिवेश बनाया? जो भी देश था सबको बांटा जा चुका है। जैसे भारत को ब्रिटिश ने जीत लिया, और ब्रिटिशों ने जीत लिया तो भारत को छीनने के लिए रूस भी प्रयत्न कर रहा है, फ्रांस भी प्रयत्न कर रहा है, अन्य देश भी प्रयत्न कर रहे। तो ब्रिटिश क्या करेगा? इसको बचाना चाहेगा। अब नया उपनिवेश क्या बनाएगा? इस पर कब्जा करना चाहेगा। फिर हम देखते हैं चीन पर प्रभाव स्थापित कर लेता है ब्रिटिश। आप देखते हैं जापान पर स्थापित कर लेता है। तो बहुत सारे आइलैंड अब विभाजित हो चुके हैं, अब नए नए कोई क्षेत्र बचे नहीं। अब यहाँ पर जरूरत महसूस हो रही है कि जो हमने क्षेत्र जीत लिया उस पर प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था लागू की जाए, ताकि ये उपनिवेश हमारे लिए लगातार आर्थिक साधन उत्पन्न करते रहें और होशियारी से शासन करके इसका हम शोषण करते रहें। पहले वाली स्थिति बदल गई थी। पहले तो हम कहीं जाते थे जीत लेते थे, अब लैंड है ही नहीं, किसको जीतेंगे? पूरे विश्व में उपनिवेशवाद का प्रसार हो चुका है। इसलिए 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिशों के लिए एक घंटी बजाने का काम किया, वार्निंग अलार्म बजाने का कार्य किया कि भाई अगर सचेत नहीं होते हो तो आपका ये उपनिवेश उसी तरह हाथ से चला जाएगा जैसा कि अमेरिका का चला गया था। इसलिए ब्रिटिशों ने बहुत मेहनत अब करनी प्रारंभ कर दी कि कैसे भारत पर कब्जा बरकरार रखा जा सके। और इसी दिशा में ब्रिटिशों ने सबसे पहले सोचा कि जो प्रचलित प्रशासन की अवधारणा थी, जो भ्रष्टाचारी प्रशासन की अवधारणा थी, उसको बदल दिया जाए और उसके स्थान पर प्रशासन की नई व्यवस्था को स्थापित किया जाए। भूमिका आपने समझ लिया कि क्यों करना जरूरी हो गया। इसी सबको थोड़ा पॉइंट्स में लिख भी लेंगे। हमने क्या देखा? यहां पर लिखा है कि 1857 के महाविद्रोह ने यह स्थापित कर दिया कि प्रशासन के क्षेत्र में नवीनता लाने की जरूरत है, ताकि शासितों को संतुष्ट करके विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त करने की निरंतरता बरकरार रखी जा सके। बहुत जल्दी आजाद हो गया था, हाँ, लेकिन वो ऐसा आजाद होने में सक्षम रहा ना, उसकी अपनी क्षमता थी। ठीक है, हमने क्या देखा कि स्थापित किया ऐसा। इसलिए हम क्या देखते हैं, इसलिए ब्रिटिशों ने क्या कर दिया? ब्रिटिशों ने भारत में प्रशासन की नई अवधारणा रखी। वैसे भी यह काल क्या था? वैसे भी यह काल उपनिवेशवाद का तीसरा काल था। उपनिवेशवाद के तीसरे चरण से संबंधित है। तीसरे चरण वित्तीय उपनिवेशवाद से संबंधित है। वाद के तीसरे चरण वित्तीय उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ था। तो उसके अनुरूप भी क्या करना चाहिए? उसके अनुरूप भी प्रशासनिक परिवर्तन अनिवार्य था। प्रशासनिक परिवर्तन अनिवार्य था। अब द्वितीय चरण क्या होता है? मैंने एक बार लिख करके आपको बताया था। जब तक उपनिवेशवाद के तीनों चरण को याद नहीं रखेंगे, ये शब्द हमें कभी भी समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए ब्रिटिशों ने भारत में प्रशासन की नई अवधारणा रखी। वैसे भी यह काल उपनिवेशवाद के तीसरे चरण यानी वित्तीय उपनिवेशवाद से जुड़ा था, तो उसके अनुसार भी प्रशासनिक परिवर्तन अनिवार्य था। एक मैं वर्बली आपको बता देता हूं कि क्या यहां पर कहने की कोशिश की जा रही है। क्या कहने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ठीक है। 3 प्रकार के उपनिवेशवाद को हम देखते हैं। एक बार हमने लिख करके भी आपको दिया था, वैसे आउट ऑफ एनसीईआरटी का पार्ट।
3 प्रकार के चरण देखते हैं कि ब्रिटिशों ने जो भारत पर कब्जा किया वह किस किस प्रकार से किया और किस प्रकार से उसने अपनी नीतियों में परिवर्तन भी लाया। शुरुआत में जब कंपनी आती है तो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आती है। उसका मूल उद्देश्य होता है कि भारत से वस्तुओं को खरीदे और उसका निर्यात करे ब्रिटेन को। तो उस कालखंड में कंपनी की अवधारणा या कंपनी के प्रशासन की अवधारणा अलग होती है। वो डायरेक्ट प्रशासन में इन्वॉल्व नहीं होती है क्योंकि उसको तो काम है यहाँ से सामान खरीदें, ब्रिटेन में जाके भेजें। यह चरण 1813 तक चलता है, 1757 से 1813 तक। और इस काल को हम कहते हैं व्यापारिक, इसको कहते हैं वाणिज्यवादी चरण, यानी वाणिज्य व्यापार हो रहा है तो इसको हमने कह दिया मर्केंटाइल फेज, यानी वाणिज्यवादी चरण कह दिया। दूसरे चरण में हम जो 1813 से प्रारंभ होता है और 1857 तक चलता है उसको हम कहते हैं औद्योगिक उपनिवेशवाद काल का। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई वहां जो सामानों का उत्पादन हुआ उसे भारत के बाजारों में बेचना है। तो अब यहां पर स्थिति उलट हो गई। प्रशासनिक नियम इस प्रकार से बनाए गए ताकि ब्रिटेन की वस्तुओं को भारत में लाकर के बेचा जा सके और भारत से कच्चे माल का निर्यात ब्रिटेन को किया जा सके। पहले फेज में भारत से तैयार माल जाता था, उसमें भारत को फायदा था, लेकिन दूसरे चरण में स्थिति उलट हो गई। अब यहां पर ब्रिटेन से तैयार माल आ रहा है और भारत से कच्चा माल जा रहा है और जितने भी तमाम प्रशासनिक परिवर्तन किए गए सब इसी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किए गए थे। राज्यों को जीता गया ताकि अधिकतम राज्यों में अपना प्रत्यक्ष प्रभाव होगा तो वहां पर कंपटीशन कम होगा और व्यापारिक माल तेजी से बिकेगा। ये चलता है आपका 1857 तक और इस चरण में हमने देखा बहुत सारे प्रशासनिक आर्थिक परिवर्तन किए गए, राज्यों को जीता गया ताकि डायरेक्ट हम सामान वहां पर बेच पाए। इससे जनता में असंतुष्टि फैलती है और कंपनी में भी भ्रष्टाचार इससे बढ़ता है। ये चला आपका 1857 तक। 1857 के बाद एक नई अवधारणा आ गई क्योंकि भारत का शोषण करके ब्रिटेन में बहुत अधिक पूंजी एकत्रित हो गया था। अब वहां पर के जो बहुत सारे व्यापारी थे अब वो व्यापार नहीं करना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि उपनिवेशों में पूंजी लगाया जाए, कैपिटल लगाया जाए और कैपिटल से हम ब्याज को कमाएं। जैसे आप कहीं जाके निवेश कर देते हैं, फैक्ट्री खोल देते हैं या किसी को फैक्ट्री खोलने के लिए आप धन दे देते हैं, तो धन देते हैं तो उसके बदले आप ब्याज प्राप्त करते हैं घर बैठे। दिल्ली जैसे, पता नहीं आपके यहाँ भी बहुत सारे सूदखोर महाराज मौजूद होंगे, मतलब गलत अवधारणा के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ। आप भी अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे लोग ब्याज पर धन लेन देन का कार्य करते हैं। वो कोई काम नहीं करते, वो दिन भर बैठे रहेंगे और ब्याज केवल वो प्राप्त करते। किसी को पैसा दिया तो उससे ब्याज प्राप्त कर लिया। अब उसको घाटा हुआ मुनाफा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको भाई मूलधन चाहिए, मूलधन की सुरक्षा होनी चाहिए कि मूलधन आपका वापस आ जाए और उसका जो इंटरेस्ट है वह भी समय समय पर मिलता रहे। तो पूंजीवादी जो ताकत होगी वह तो बहुत मजे में है, वह सिर्फ इंटरेस्ट के आधार पर अपना काम करना चाह रहा है और यह चाहता है कि हमारी पूंजी भी जहां पर भी लगे वह सुरक्षित रहे। इस क्रम में अब बड़े पैमाने पर भारत में पूंजी का निवेश प्रारंभ हुआ, ब्रिटिश पूंजी का। और भारत सरकार को भी जरूरत थी क्योंकि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती थी और भारत सरकार के पास पैसा तो है नहीं। जैसे रेलवे का विकास होना है, रेलवे का विकास क्यों करना है? ताकि सामानों को हम तेजी से पहुंचा सकें, व्यापार जल्दी से हो सके। दूसरा है कि अगर कभी विद्रोह हो जाए तो सेना को भी उस पर चढ़ा करके हम भेज सकें। परिवहन के लिए नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। इसलिए आप देखेंगे जो बंदरगाह क्षेत्र है उसी में पहले रेलवे लाइन का विकास होता है। अब रेलवे का विकास कहां से होगा? उसके लिए पूंजी चाहिए ना। पूंजी कौन देगा? तो ब्रिटिश पूंजीपति आकर के लगा रहे हैं। तो ब्रिटिश पूंजीपति दो चीजें तो जरूर चाहेगा यहां से कि पहला कि हमारी जो पूंजी लग रही है ये नहीं कि पता चला विद्रोह हो गया 1857 जैसा और सब रेल लाइन ही उखाड़ करके विद्रोही लेके चले गए, पूंजी ही डूब जाएगा। दूसरा कि अगर पूंजी लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक ब्याज तो, इंटरेस्ट तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। तो ब्रिटिशों की एक अवधारणा अब आ गई कि जो ब्रिटेन से पूंजी आ रही है या अन्य देशों से जो पूंजी आ रही है उसको हम संरक्षित कर पाए और इसके लिए एक बेहतर प्रशासन की जरूरत थी। प्राचीन वाला प्रशासन, जो पहले का प्रशासन था औद्योगिक चरण वाला, वह अब संभव नहीं था। ये उपनिवेशवाद का जो तीसरा चरण है जिसको हम वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहते हैं, उसमें ब्रिटिश पूंजी आ रही है और ब्रिटिश सरकार की यह अवधारणा है कि हम उस पूंजी को संरक्षित भी करें और निश्चित रूप से एक ब्याज भी दें। इसलिए यहां पर जो प्रशासनिक परिवर्तन हो रहे हैं वह परिवर्तन ब्रिटिश पूंजीवादी अवधारणा से भी प्रभावित हो रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा।
आशा करता हूं कि बात यह समझा होगा। 1857 के महाविद्रोह ने यह स्थापित कर दिया कि प्रशासन के क्षेत्र में नवीनता लाने की जरूरत है ताकि शासकों को संतुष्ट करके विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त करने की निरंतरता बरकरार रखी जा सके। इसलिए ब्रिटिशों ने भारत में प्रशासन की नई अवधारणा रखी। वैसे भी यह काल उपनिवेशवाद के तीसरे चरण यानी वित्तीय उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था, तो इसके अनुरूप भी प्रशासनिक परिवर्तन अनिवार्य था। क्यों प्रशासनिक परिवर्तन करना जरूरी है, यह आपने समझ लिया। फिर हम क्या देखते हैं, एक और पचड़ा हो जाता है, बहुत सारे एक पचड़े और हो जाते हैं। पहला तो हमने देखा कि पूंजी का निवेश करना है। दूसरा क्या देखते हैं कि इस समय प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई थी। इस काल में व्यापार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई थी। इस काल में व्यापार में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी बढ़ गया था, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई थी। कैसे बढ़ गई थी? वस्तुतः इस काल तक क्या हो जाता है, इस काल तक ब्रिटेन के साथ साथ अन्य यूरोपीय देशों में, अन्य यूरोपीय देशों के साथ अन्य, दो बार लिखा गया क्या, के साथ साथ अन्य यूरोपीय देशों तथा अमेरिका एवं जापान आदि में भी औद्योगिक क्रांति हो गई थी। जापान आदि में भी औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। पहले तो केवल हमने देखा ब्रिटेन में था, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, अब यूरोप के अन्य देशों में भी औद्योगिक क्रांति हो गई है। औद्योगिक क्रांति होने का मतलब क्या होगा, परिणाम क्या होगा? अब वहां पर भी वस्तु सस्ते दरों पर बननी प्रारंभ होगी। पहले जो ब्रिटेन में वस्तु सस्ते दरों पर मिलती थी, अब जापान में भी बनेगा, अमेरिका में भी बनेगा, फ्रांस में बनेगा, जर्मनी में बनेगा, इटली में बनेगा। हर जगह वस्तुएं उत्पादन हो रही है, और कहीं पर भी वस्तुओं का उत्पादन होगा तो वह व्यापार के लिए ही होगा। व्यापार के लिए कहां खोजा जाएगा, जहां इसकी खपत होती है। उपनिवेशों में खपत अधिक होना है क्योंकि यहां पर इंडस्ट्री है नहीं। अब क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा और मुक्त व्यापार की नीति लागू है। भारतीयों को तो दबा दिया था ब्रिटिशों ने, लेकिन यूरोपीय शक्तियों को आप कैसे दबाएंगे? क्या आपके पास इतनी शक्ति है? क्योंकि आप फिर अगर उसे रोकते हैं, मान लो कि फ्रांसीसी कंपनी को, जर्मनी की कंपनी को, अमेरिका की कंपनी को, जापान की कंपनी को अगर आप रोकते हैं कि आप भारत में आके व्यापार मत कीजिए, तो ब्रिटेन के ही व्यापार को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं करेगा। व्यापारी जो प्रणाली होती है वो तो टू वे होता है ना। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको भी व्यापारी आने की इजाजत देनी होगी, क्योंकि ये तो मुक्त व्यापार का क्षेत्र है। भारत में लागू नहीं होगा क्योंकि भारत पर कब्जा कर रखा है ब्रिटिश ने। नहीं तो अगर भारत में भी मुक्त व्यापार की नीति लागू होती तो कितना भी ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में क्यों ना हो जाए, तब भी भारत पिछड़ता नहीं, क्योंकि भारत के पास कैपेबिलिटी अधिक है कि लो कॉस्ट में वो प्रोडक्शन कर सके। मशीन की तुलना में अधिक लो कॉस्ट प्रोडक्शन यहां पर होता क्योंकि हमारे पास मैन पावर अधिक है। अभी भी हम ऐसा ही करते हैं। तो इस काल में हम क्या देखते हैं, व्यापार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई थी। वस्तुतः इस काल तक ब्रिटेन के साथ साथ अन्य यूरोपीय देशों तथा अमेरिका एवं जापान आदि में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और यहां के वस्तुएं भारत में बिकने के लिए तैयार थी। यहां की वस्तुएं क्या हो जाएगी, यहां हम क्या देखते हैं, इसकी वजह से, हाँ ऐसे लिखेंगे, क्रांति हो चुकी थी। इस वजह से ब्रिटिश औद्योगिक श्रेष्ठता समाप्त हो चुकी थी। ब्रिटिश औद्योगिक श्रेष्ठता समाप्त हो गई थी। औद्योगिक श्रेष्ठता समाप्त हो चुकी थी, यानी इसको कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता। यानी सभी देशों के माल अब फिर आने शुरू हो गए हैं भारत में बिकने के लिए। भारतीयों को तो फायदा होगा, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, वस्तु की कीमत सस्ती होगी। लेकिन ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सरकार, जिसको कि यहां से बड़ा मुनाफा प्राप्त हो रहा था, उनका क्या होगा? तो यहां पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने की वजह से जरूरी हो गया था कि अपना व्यापार, अपना बाजार हम क्या कर सकें, संरक्षित रख सकें। हमने क्या देखा यहां पर, श्रेष्ठता समाप्त हो चुकी थी। तैयार माल को बेचने हेतु बाजार की जरूरत थी।
बेचने हेतु बड़े बाजार की आवश्यकता, बड़े बाजार की आवश्यकता तथा सस्ते कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति हेतु, माल की प्राप्ति एवं पूंजी निवेश हेतु कठिन प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो चुकी थी। निवेश हेतु कठिन प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो चुकी थी या कठिन प्रतिस्पर्धा चल रही थी, ऐसे में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना मजबूरी थी। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता थी। इसलिए हम क्या देखते हैं, यहां पर ब्रिटिशों ने क्या कर दिया, प्रशासन में परिवर्तन करना चाहा। इसलिए ब्रिटिश क्या कहते, प्रशासन करना चाह रहा था। दूसरी तरफ एक बात और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, इस काल तक अब नए निवेश बनाना मुश्किल हो चुका था। इस काल तक नए उपनिवेश बनाना भी अब मुश्किल हो चुका था। नए उपनिवेशों को प्राप्त करना कठिन हो चुका था। अतः हम क्या देखते हैं, हो चुका था। अतः ब्रिटिशों ने अपने उपनिवेशों को या उपनिवेशों पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखने के लिए भी प्रशासनिक परिवर्तन की अनिवार्यता महसूस की थी। अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखने के लिए क्या लिखा हमने कि इस काल तक नए उपनिवेशों को प्राप्त करना कठिन हो चुका था। अतः ब्रिटिशों ने अपने उपनिवेशों पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखने के लिए भी प्रशासनिक परिवर्तन करना अनिवार्य समझा था। इसलिए यहां पर प्रशासनिक परिवर्तन होता है, भारतीयों को कोई लेना देना नहीं है। यह मत समझिएगा कि इससे भारतीयों को फायदा हो रहा है या 1857 का विद्रोह हो गया, अब ब्रिटिश कंपनी को हटा दिया और खुद ही शासन करने के लिए आ गए, इससे भारतीयों को कुछ फायदा हुआ होगा, इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा। क्योंकि सब कुछ बदला गया, शोषण का तरीका नहीं बदला। जो मूल उद्देश्य था उपनिवेशवाद का, शोषण करना, भारत के संसाधनों का दोहन करना, वह उद्देश्य कभी खत्म नहीं हुआ जब तक ब्रिटेन यहां से चला नहीं जाता है। तो हमेशा विदेशी शासक बुरा ही होता है, इन्हीं अर्थों में हम कह सकते हैं कि कितना भी अच्छा विदेशी शासन क्यों ना हो, बुरे से बुरे देशी शासन से बुरा ही होता है। विदेशी शासन हमेशा शोषण की पद्धति पर ही आगे बढ़ता है। आज की क्लास को यहीं छोड़े, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कल देखते हैं क्लास को, इससे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये चैप्टर अभी आपको चलेगा, कारण है कि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की जरूरत होगी। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी कम हो, 1.5 घंटे तक ही क्लास कल की हो पाए, लेकिन चिंता मत करिएगा, जब लगातार काम कर ही रहे हैं तो क्लास किसी दिन बढ़ा भी सकते हैं। अपने हाथ में प्रायोरिटी पर यह है कि आपके कोर्स को समाप्त जल्दी से कम पहले मॉडर्न को समाप्त किया जाए, क्योंकि मॉडर्न की भूमिका हमें हर जगह दिखाई देती है। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, हर जगह मॉडर्न की भूमिका रहती ही रहती है। तो आज के क्लास को हम यहीं एंड करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा कल की क्लास में। अभी तो इस बार क्लास थोड़ी एक कम होगी ना, जो सैटरडे वाला है उसमें हम टेस्ट रख लेते हैं। टेस्ट रख लेंगे, या कहें तो टेस्ट ना रखें, फिर क्लास ही 2 घंटे की ले लेंगे। चलो टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि टेस्ट भी बीच बीच में होना जरूरी है। इस सप्ताह में एक हमने मुख्य परीक्षा का टेस्ट ले लिया,
क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, जो खास करके मेंस वाला टेस्ट है वह उसकी संख्या बढ़ेगी। तो अभी 2-4 टेस्ट और भी होना है। मध्यकालीन भारत में वैसे बहुत कहीं स्कोप ही नहीं है, मुख्य परीक्षा में बहुत स्कोप नहीं है, तो इसलिए मध्यकालीन भारत में टेस्ट आपके मुख्य परीक्षा के नहीं होते। प्रारंभिक परीक्षा तो स्कोप है, लेकिन यहाँ पर दोनों परीक्षाओं के लिए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए पर्याप्त स्कोप, तो क्वेश्चन की मात्रा यहाँ पर हमारी बढ़ेगी। तो तैयार रहिएगा, सैटरडे को टेस्ट ही ले लेते हैं, बहुत दिन हो गया तो ज़्यादा डिले करना भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। छवि गिरी, ठीक है, कोई बात नहीं है, नया चीज़ शुरू करेंगे। अब जो अभी जो हम पॉइंट लेने वाले थे फिर वो शुरू होगा तो 1-1.5 घंटे तक चलता रहेगा, इसलिए मैंने बीच में ही इसको मतलब कुछ मिनट पहले ही बंद कर दिया। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 2 घंटा ही लेते। इजाज़त दें, बाय एंड टेक केयर।